सुमित, शंकर जी, आप लोग साउंड क्लियर है ना? सुमित, ओके ठीक है, चलिए। रोशनी, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है, देख तो। है दादा। ओके चलिए, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखिए, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास है, जैसे कि लास्ट वीक हो नहीं पाया था, इस कभी कभी बार थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, एक एक हफ्ता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे ये करेंटली जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस, और आज भी हम लोग रेशियो में ही चर्चा करेंगे। आज का चर्चा भी रेशियो पे ही रहेगा, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लेवरेज रेशियो पे। तो वेरी इंटरेस्टिंग रेशियो। अगर आप पुराना जो लास्ट प्रीवियस जो क्लासेस हम लोगों ने किया था, प्रीवियस क्लासेस में अगर आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बात किए थे, और उसके बेसिस में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे किसी भी कंपनी का एनालाइज कीजिए। कोई किसी ने मुझे एनालिसिस करके बताया, लाइक किसी ने अदानी का किया, अदानी गैस का किया, किसी ने अदानी पोर्ट का किया, किसी ने जिसको जो ठीक लगा। वो भी हर एक कंपनी के पास डेटा तो है, आजकल तो मिल जाता है मनी कंट्रोल में, बहुत सारा साइट्स है जहां पर हमें डेटा अवेलेबल हो जाता है। तो जो भी हम लोगों ने किया उसके हिसाब से घर में होमवर्क के बेसिस पे कोई कोई ट्राई किया और मेरे साथ शेयर भी किया, ठीक है। वेरी गुड। जैसे मोहितोष ने किया, सुमित ने किया मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो आज भी डिस्कस जो होगा, ये भी आपका एक बहुत ही वाइटल रेशियो है, जिसके बेसिस में हम लोग किसी भी कंपनी का जो डेब्ट का एरिया ना, स्पेशली डेब्ट मतलब लोन का एरिया, हम लोग इसको लेवरेज इसलिए बोल सकते हैं, लेवरेज रेशियो। ऐसे लेवरेज ना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही फेमस चैप्टर माना जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेवरेज का नॉर्मल मतलब ही होता है रिस्क, ठीक है। अब ये रिस्क को मैनेज कैसे कंपनी करेगा, वो तो फाइनेंस बताता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी फाइनेंस ही पढ़ेंगे, बट इसमें हम लोग सिर्फ रेशियो रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कुछ वाइटल पॉइंट देखेंगे कि कंपनी का ये सब कुछ वाइटल रेशियो है लिवरेज के अंदर, जो रेशियो कंपनी का सिचुएशंस आपके सामने ना बड़ा क्लियर करता है कि अच्छा ये सिचुएशंस है। अब इसके बावजूद भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे, उसके साथ साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आज मैं स्पेशल फोकस में अदानी को रखा हूं, ठीक है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो तो है ही, बिकॉज उसका डेब्ट को लेके बहुत चिंता होता है मार्केट में, इसलिए मैंने उसी का कुछ डेटा मैं कलेक्ट करके रखा एनुअल रिपोर्ट से। और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, एक कंपनी है जिसका मैं थोड़ा सा बात करूंगा, एक इरिगेशन कंपनी है, ठीक है, जिसके थ्रू से हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, और अदानी को भी स्पेशल फोकस में रखेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और जो भी डिस्कशन स्पेशल करना है वो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ करता हूँ। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट मजा आएगा, इतना तो मैं जरूर बोलूंगा कि सीरियसली मजा तो आएगा। ओके, ये मोहितोष, गुड इवनिंग मोहितोष। गुड इवनिंग दादा। हाँ गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए, फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, ये पार्ट 2 बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज पार्ट 1 जो था रेशियो का, अगर हम लोग उस पर थोड़ा सा एक बार प्रीवियस क्लास का नजर डाल ले, जस्ट 2 मिनट अगर नजर देंगे तो याद आ जाएगा हम लोगों को कि हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज पार्ट 1 में क्या सीखे हैं, ठीक है। ऐसे रेशियो बहुत ही वाइटल है। हम लोग जो भी पीएल या बैलेंस शीट जो चेक करते हैं कंपनी का, किसी भी कंपनी का पीएल उठा लीजिए, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट उठा लीजिए, पीएल बैलेंस शीट नॉर्मली देख के हम लोग जस्ट रीड कर सकते हैं, बट उसको एनालाइज करने के लिए आपको ये रेशियो बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वाइटल है कि अल्टीमेटली वहां पर जो भी है उसको रेशियो में कन्वर्ट करके कंपनी का पोजीशन इजीली समझ में आ सकता है। जो लोग टैली यूज करते हैं, मैं सिंपल सॉफ्टवेयर का नाम कर रहा हूँ, लाइक सॉफ्टवेयर लाइक टैली, ठीक है। एसएपी इज ऑल्सो देयर। एसएपी तो बहुत ही फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एक मॉड्यूल होता है फीको बोल के, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग एंड फाइनेंस एंड कॉस्ट कंट्रोलिंग बोल के। सॉफ्टवेयर लाइक टैली जो है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि जब कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करता है, फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट जो भी पुट करना होता है एज पर अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, कि जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है बेसिकली टैली वगैरह में। सही बोल रहा हूँ ना मैं मोहितोष? जर्नल एंट्रीज ही तो करना पड़ता है जब, हाँ,
जब टैली सॉफ्टवेयर या एसएपी, आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करो, एसएपी यूज करो, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, अल्टीमेटली हमें जर्नल एंट्रीज ही करना होता है। अब ये जर्नल एंट्रीज करने के बाद ऑटोमेटिक वो लेजर में ट्रांसफर हो जाता है ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये सब अकाउंट्स है, मैं अकाउंट्स में ज्यादा नहीं बात करूंगा, बट थोड़ा सा मैं रेशियो के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी के लिए रेशियो इतना वाइटल माना जाता है कि लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स ऑटोमेटिक बन जाता है। अब जैसे ये लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट्स लेवल में रेडी हो जाता है, फिर अगर हम लोग देखते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे लिए जो वाइटल रेशियोज है वो भी हमारे लिए रेडी कर देता है ना, रेशियो भी बना देता है ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग जरूर कोई ना कोई जरूर देखे होंगे, रेशियो भी बना देता है कंपनी। मतलब वो रेशियो स्पेशली जो लोग ऑडिट करने के लिए आते हैं, जो लोग कंपनी का अकाउंटेंट है, या उन्हीं के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो रेशियो चेक कर लेता है, तो उनको पता चलता है कि कंपनी का पोजीशन क्या है। सिमिलरली एक इन्वेस्टर के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर द कंपनीज अकाउंटेंट, नॉट जस्ट फॉर द कंपनीज डायरेक्टर्स, कंपनी का जो इन्वेस्टर्स हैं, सब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अदानी में इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का रेशियो को चेक करें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इससे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम लोग बहुत ज्यादा बात किए, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मैं आप लोग को एक बार जरूर याद दिलाऊंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने स्पेशल जो डिस्कशन किया, बहुत वाइटल पॉइंट था। आई होप सभी को थोड़ा बहुत याद है, अगर नहीं याद है तो प्रीवियस क्लास एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि वाइटल है। एक है ईबीआई टीडीएम मार्जिन, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन का। फिर वहां से हम लोगों ने ईबीआई टीडीए ग्रोथ, दैट इज सीएजीआर, पैट मार्जिन, दैट इज पैट ग्रोथ, इसके बारे में बहुत वाइटल रेशियोज था। रिटर्न ऑन इक्विटी, मजा आ गया था रिटर्न ऑन इक्विटी में। रिटर्न ऑन इक्विटी में इसलिए मजा आया था क्योंकि हम लोग वहां पर ये ऐसे ही बहुत वाइटल रेशियो माना जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। साथ में डुपॉन्ट एनालिसिस का, डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन बहुत ही फेमस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन माना जाता था, ठीक है। डुपॉन्ट एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जो कैलकुलेशंस को और ऑथेंटिक बनाया था, वो बड़ा मजा आया था, मुझे तो पूरा मजा आया था। तो रिटर्न, उसके साथ साथ हम लोगों ने रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब वाइटल रेशियोज, प्रॉफिट रेशियोज, दीज आर ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। बट दीज आर नॉट आवर करेंट डिस्कशन। हम लोग का आज का डिस्कशन क्या है? लेवरेज रेशियोज, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ये लेवरेज वाला है। इसके बाद ऑपरेशनल आएगा, मैं सब एक एक करके आऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेवरेज रेशियो के बारे में। बहुत वाइटल माना जाता है लेवरेज को भी। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आज मैं लेवरेज में अदानी को भी थोड़ा सा जरूर कनेक्शन में लाऊंगा, बिकॉज अदानी का लेवरेज को लेके बहुत चिंता होता है। स्पेशली मैं आज डिस्कस करूंगा अदानी पोर्ट का। आप लोग अपने अपने हिसाब से जो भी कंपनी चेक करना चाहते हो, दिस इज फुल्ली आपका पर्सनल चॉइस, आप कर सकते हो। मैं चर्चा के लिए अदानी पोर्ट को आज रखूंगा, ठीक है। जो बात बीच बीच में मैं अदानी पोर्ट में बात करूंगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी थोड़ा सा रेडी रखा अदानी पोर्ट को। अदानी पोर्ट ने क्या बोला आप देख सकते हैं। अदानी पोर्ट इंटेंड्स टू इमर्ज as the world's largest private port company by 2030, ठीक है। ये कंपनी का मैनेजमेंट वादा कर रहा है बाय 2030 तक कंपनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बनेगा। लेकिन इस प्राइवेट पोर्ट के पीछे ये रिपोर्ट जो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2020-21 का, मतलब लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वही वाला है, ठीक है, अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में, इसका कॉर्पोरेट ओवरव्यू, इसका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सब कुछ यहाँ पर है। हम लोग मेनली जाएंगे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स का एरिया है वहां पर बात करेंगे, ठीक है। मैं आगे चर्चा करूंगा, बट बिफोर दैट अदानी में चर्चा करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा लेवरेज रेशियोज को। तो ठीक है, मैं फिर से आऊंगा अदानी पे, ठीक है, मैं अदानी में फिर से आऊंगा, बट बिफोर दैट थोड़ा लेवरेज रेशियो एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। तरुण बाबू, गुड इवनिंग तरुण बाबू। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। লেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, জাস্ট স্টার্ট করছি, একটু জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি পুরোনো ক্লাসটাকে রিকল করছিলাম, ঠিক আছে, একদম স্টার্টিং থেকেই আছেন, কোনো অসুবিধা নেই। तो आज के डिस्कशन, बेसिकली आज का डिस्कशन क्या है? लेवरेज रेशियो, ठीक है। We touched upon the topic of financial leverage, very interesting, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब समझ आएगा। We touched upon the topic of financial leverage while discussing return on equity। जब हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में डिस्कस किए थे, वहां पर हम लोगों ने फाइनेंशियल लेवरेज पे टच किया था। एंड दी डुपॉन्ट पार्ट, जो भी अभी मैं बात कर रहा था,
द यूज ऑफ लेवरेज दैट इज डेब्ट, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी लेवरेज का बात होता है ये एक्चुअली कंपनी का जो डेब्ट एरिया है, डेब्ट एरिया मतलब कंपनी का जो लोन एरिया है, ठीक है। डेब्ट बेसिकली लोन को ही बोला जाता है, ठीक है। इसको डेब्ट, डेब्ट का मतलब लोन है बेसिकली, सिंपल, इन सिंपल डेब्ट मींस लोन। द यूज ऑफ लेवरेज इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। अब ये डबल एज स्वॉर्ड क्यों बोल रहा है इसको, ये थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब कंपनी के पास, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कंपनी का जो लेवरेज होता है ना, इसको ना दो लेवल में बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं सबसे पहले तो आपको वो दोनों पॉइंट एक बार बात करूं। कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज होता है, 2 मिनट सुनिए, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज को दो हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। लेवरेज का सिंपल मतलब क्या है, रिस्क है, ठीक है। तो क्या कंपनी रिस्क उठाएगा, ऑब्वियसली रिस्क क्यों नहीं लेगा। अब बात है कि फाइनेंशियल लेवरेज को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज से चैप्टर करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं जो लोग ऑलरेडी फाइनेंस भी पढ़ते हैं, बिकॉज जो लोग CA CS या CMA का पढ़ाई करते हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि वो फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ते हैं। शंकर जी भी करते हैं, मुझे पता है, स्पेशल एडिशनल नॉलेज के लिए। तो फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, DOL एंड DFL। शंकर जी थोड़ा सा याद आ रहा है क्या? ज्योति, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा याद आ रहा है? है दादा, याद आ रहा है। ओके, एक DOL इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ओके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। हाँ सुमित बोल। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। वेरी गुड, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर टोटल रहा लिवरेज हूँ। दोनों को मिला के DOL एंड DFL को जब मिला देते हैं तो टोटल लेवरेज पता चलता है। मतलब अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेटिंग का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग मतलब जैसे जो कंपनी का ऑब्लिगेशन है, लाइक सिंपल है, एसेट्स है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, है ना। एसेट है तो फिर उसका डेप्रिसिएशन होगा, जो ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर आता है, वो भी तो कंपनी के लिए रिस्क है। और फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो कंपनी का लोन एरिया है। जैसे कि कंपनी लोन लेता है तो लोन का इंटरेस्ट देगा, है ना, सिंपल है, ठीक है। जो लोग फाइनेंस नहीं पढ़ते, जरूरी नहीं कि उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें भी समझ आएगा। हाँ, थोड़ा वो लोग थोड़ा डेप्थ ज्यादा लेते हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट एकदम सिंपल है कि फाइनेंशियल लेवरेज मतलब जब बिजनेस लोन लेता है और लोन के कारण कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक बात तो आप सभी कोई एग्री करोगे कि जब भी बिजनेस में लोन होता है, लोन के साथ साथ बिजनेस में रिस्क भी आता है कि नहीं आता। बिकॉज लोन लेंगे तो रिस्क तो आएगा, और रिस्क किस बात का, रिस्क इस बात का कि पेमेंट मैंडेटरी है। मतलब रीपेमेंट करना मैंडेटरी है। मतलब आप खुद खाओ ना खाओ, लोन लिए तो पे तो करना पड़ेगा। सिमिलरली पर्सनल लोन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। आप अगर लोन लेते हो आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस जब प्रॉफिट करता है, उस प्रॉफिट में वो कितना भी लग्जरी उठाने का सोच ले, लेकिन वो प्रॉफिट से लग्जरी वो बाद में करेगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट बिजनेस करता है पहले उसको लोन पे करना पड़ेगा। जो लोन बिजनेस ने लिया है वो रिपे करना उसका पहला, सबसे फर्स्ट, मतलब वेरी फर्स्ट वर्क ऑफ हिज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की लोन पहले रिपे करो। अब जिसका लोन ज्यादा हो जाता है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ज्यादा लोन कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और लोन रहना कितना अच्छा बात होता है, और लोन अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसका समझ तो आप लोगों को आज आ ही जाएगा, ठीक है, कि बिजनेस के लिए लोन कितना जरूरी और बिजनेस इसको किस तरह से यूज करना चाहता है। तो सिंपल बात है, लोन इसलिए रिस्की है क्योंकि बिजनेस का जो एक पोएट्री आप लोग बहुत बार सुने होंगे, मैं फिर से एक बार पोएट्री यूज कर रहा हूं इसको हम लोग, इसलिए मैं पोएट्री इसलिए बोलता हूं बिकॉज ये हर बिजनेस का पोएट्री है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर किसी ने कभी बाई चांस मिस किया है तो फाइनेंस, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। मैं रोज इस पोएट्री को किसी ना किसी बहाने में बोल ही देता हूं, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएट्री है। बिजनेस चालू होता है उसके सेल्स से, ठीक है, ये सिंपल पोएट्री, चाहे तो आप लिख के रख सकते हैं जिन्होंने कभी लिखा नहीं है, और जिनके पास है वो ठीक है सुन सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। बिजनेस से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंसेस, जिनको करने से क्या मिलता है, बताइए थोड़ा सा। कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर, रोज बताते हो आप लोग तो अभी रट चुके होंगे, मगअप हो चुका होगा। तो कंट्रीब्यूशन, बिजनेस सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दिए तो बिजनेस को मिल गया कंट्रीब्यूशन। यहां से फिक्स कॉस्ट को हटा दिए
मतलब जो भी बिजनेस में फिक्स कॉस्ट रहेगा, ठीक है, उसको एक साथ में तो माइनस नहीं कर सकते, धीरे धीरे जितना प्रोपोर्शनेटली माइनस कर सकते हैं वो अमाउंट जैसे ही माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है पहला प्रॉफिट। जैसे कि इसके अंदर ही आ जाता है रेंट वगैरह, डिप्रिसिएशन वगैरह, जो भी बिजनेस का फिक्स खर्चा है वो खर्चा हटाने के बाद आपको मिलता है ईबीडीआईटी। ईबीडीआईटी बोल सकते हैं आप, या फिर मैं मान के चलता हूं कि इसके अंदर डी इधर घुस गया, ठीक है। तो चलिए अगर डीआईटी ले लेते हैं, मतलब डिप्रिसिएशन को भी अगर ले ले, ठीक है, ईबीआईडीआईटी, ठीक है, ईबीडीआईटी अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर एमोटाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ईबीडीआईटी जो भी आएगा, यहाँ से आप डिप्रिसिएशन को हटा दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब जो एसेट का वारंट ईयर है, नेचुरल वारंट ईयर ऑफ योर एसेट्स। बिजनेस में जो भी एसेट यूज होता है उसका हर साल वैल्यू गिरता है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलता है इन सिंपल। अलग अलग एसेट का अलग अलग रेट होता है। स्टैंडर्ड मशीनरी का रेट 15%, किसी किसी का 25%। जैसे इंटेंजिबल्स होते हैं ना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब का 25% का डिप्रिसिएशन होता है। ये सब टैक्स का डिटेल्स है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कभी बात कर लूंगा डिप्रिसिएशन का रेट का। तो ईबीडीआईटी से डिप्रिसिएशन हटाने के बाद बिजनेस में जो बचा रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। पॉइंट टू बी नोटेड, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स से आप डिप्रिसिएशन को हटाए तो आपका पहला प्रॉफिट आया। इस पहला प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट प्रॉफिट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉफिट बिजनेस अर्न, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इज अ डे टू डे प्रॉफिट, जो दुकानदार डेली लेके जाते हैं अपने घर में, डेली अपने घर में जो लेके जाता है ना, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको प्रॉफिट कहना मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट अभी तक आपने लेस नहीं किया, इसलिए इसको प्रॉफिट कहना इज नॉट ओके, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग कि ये बिजनेस ने प्रॉफिट किया। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि बिजनेस ने अभी तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, एंड यहीं पर मेरा मेन फोकस है आज, ठीक है। ये बिजनेस इंटरेस्ट किस चीज का पे करेगा? लोन का पे करेगा ना। हेलो, बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, बट किस 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 मैटर के लिए पे करेगा? मतलब ऑब्लिगेशन क्या है? बिजनेस ने लोन लिया, इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट लिया, ठीक है। बिजनेस में डेब्ट बहुत है, तो अगर बिजनेस में डेब्ट बहुत है तो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है। बहुत है, कम है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है तो फिर पे नहीं करेगा, लेकिन जो भी है पे तो करना पड़ेगा। अब ईबीआईटी से इंटरेस्ट तो सबसे पहले दो, इसके बाद बिजनेस को जो मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैट नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। पीबीटी और ईबीटी। पैट कहां से आया? अभी इसके बाद टैक्स देगा तो पैट आएगा, ठीक है। इसके बाद सर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, इसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, फिर जाके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं पैट, ठीक है। ये तो मैं इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ, मेरे को उतना डिटेल्स में भी नहीं जाना है। मैं बस आपको करेंटली जो फोकस एरिया है हम लोगों का, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट। अब ये बिजनेस इंटरेस्ट देता है ना, यही बिजनेस का फाइनेंशियल लेवरेज है। अब अगर जितना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क आएगा उतना उतना प्रॉब्लम भी है और अच्छाई भी है। प्रॉब्लम हमेशा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। लोन सुनते से ही प्रॉब्लम का मतलब एक चिंता हो जाता है। আচ্ছা, এক মিনিট একটু একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি। বলুন বলুন। ইবিডিআইটি ওইটার ফুল ফর্মটা কি বললেন? আর্নিং বিফোর ডিআইটি डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। ডিপ্রিসিয়েশন ব্যাপারটা আরেকটু বুঝতে পারলাম না ঠিক। डेप्रिसिएशन खूब सिंपल, আর্নিং বিফোর ডেপ্রিসিয়েশন इंटरेस्ट एंड टैक्स। আর ইবিআইটি अर्निंग बिफोर Earning before? इंटरेस्ट एंड टैक्स। আচ্ছা, ডেপ্রিসিয়েশনটা একটু বলবেন? ডেপ্রিসিয়েশন খুব সিম্পল। ডেপ্রিসিয়েশন মানে হচ্ছে ধরুন বিজনেসে যে অ্যাসেটস গুলো আছে, ঠিক আছে, অ্যাসেটস লাইক মেশিনারি আছে, প্লান্ট আছে, ঠিক আছে। तो जो एसेट्स गुलो बिजनेस यूज करे, मतलब ईच एंड एवरी एसेट्स का, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, ईच एंड एवरी एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रेट होता है इन सिंपल। मशीनरी का एवरेज रेट मैं मान के चलता हूँ 15%, ठीक है। डिफरेंट मशीनरीज हैव डिफरेंट रेट, बट दिस इज अ वेरी मतलब वेरी मच यूजफुल रेट। दिस इज 15% इज वेरी मच यूजफुल रेट, मतलब बहुत ज्यादा इसको हम लोग यूज करते हैं 15% रेट में। तो से फॉर एग्जांपल एक मशीन आपने लिया 1 लाख रेट में, ठीक है। अब ये मशीन का एनुअल रेट 15% है, मतलब एवरी ईयर आप मशीन यूज करेंगे और उसका वैल्यू 15% में कम हो जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको डिप्रिसिएशन समझा सकता हूँ। तरुण बाबू, अगर आप चाहो तो आप हेल्प कर सकते हो मुझे। जैसे मानिए कि आपके पास एक मोबाइल है तरुण बाबू, इस मोबाइल का कॉस्ट जब आपने खरीदा था, ठीक है, जब आपने परचेस किया था मोबाइल को, से फॉर एग्जांपल आपने उसको 30,000 में परचेस किया था,
ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि आज के डेट में अगर आप इस मोबाइल को मार्केट में सेल करेंगे तो आपको क्या दाम मिलेगा, अगर 1 ईयर पहले भी आपने लिया था तो 1 ईयर बैक? मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम 10,000 या 15,000 मान के चलता हूं मैं, ठीक है, 10 to 15,000। नाउ पॉइंट इज दैट वेर द बाकी 15,000 किधर चला गया? তো ওল্ড হয়ে যাওয়ার কারণে এমনি। एग्जैक्टली, दिस इज डिप्रिसिएशन, दिस इज डिप्रिसिएशन। means তাহলে the amount which has already lost because of its usage। yes, because of its uses and natural wear and tear, ठीक है। नेचुरली इसका नॉर्मल यूजेस पे जो नेचुरल वेयर एंड टीयर के कारण किसी भी एसेट का जो वैल्यू कम होता है, ठीक है, डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर, दैट इज इन सिंपल कॉल्ड डिप्रिसिएशन। और ये बिजनेस को मेंटेन करना ही पड़ता है, ये बिजनेस को मेंटेन करना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू तो कम होगा ही ना। और उसके बेसिस में बाद में जब एसेट रिप्लेस का टाइम आएगा तब तो उनको बिजनेस के एसेट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इन सिंपल यही है डिप्रिसिएशन। ओके ओके, नाउ पॉइंट क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लिवरेज रेशियो हम लोगों को आज, डिप्रिसिएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिप्रिसिएशन इज नॉट माय लाइबिलिटी एज सच, बिकॉज डिप्रिसिएशन तो होगा, वो तो मैं रोक ही नहीं सकता, वो तो होके ही रहेगा। मतलब वो बोलते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, जो होनी है वो तो होगा, बट इंटरेस्ट भी होनी है अगर लोन लिए हैं तो। नाउ चलिए पॉइंट को देखते हैं। वेल मैनेज कंपनीज क्यों डेब्ट को, डेब्ट मींस लोन, हाँ, इंटरेस्ट, लेवरेज is like a double-edged sword. Well-managed companies seek debt if they foresee a situation where they can deploy the debt funds in an environment which generates higher return. In contrast to the interest payment of the company has to make to service its debt. मतलब अगर एक वेल मैनेज्ड कंपनी है और उसके पास अगर अच्छा खासा अर्निंग है तो फिर वो लोन लेके मार्केट का लोन को रीपे करने का ताकत या पावर रखता है। Do recollect a judicious use of debt to finance asset also increase the return on equity. Very interesting fact is that कि अगर आप डेब्ट को प्रॉपरली यूज करते हो तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न भी बढ़ता है। मतलब प्रॉपरली लोन को यूज करके, ठीक है, अगर आपका मार्केट में रिटर्न अच्छा है, ठीक है, डेब्ट टू फाइनेंस एसेट, मतलब आप डेब्ट क्यों लेते हो, क्योंकि आपको एसेट को फाइनेंस करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, आप लोन क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आपको एक प्लांट खरीदना है, आपको किसी प्रोजेक्ट में जैसे खर्चा करना है, ठीक है, आपके पास वेरियस रीजंस हो सकता है, प्रोजेक्ट के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो उसके लिए मेन कारण क्या है, जो एसेट का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड करने के लिए, सिंपल। अब डेब्ट टू फाइनेंस एसेट ऑल्सो इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी। दैट मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ के ही आया, ठीक है, कि जितना मतलब कैपिटल डाला जाता है उसके बेसिस में इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न कितना मिल जाता है, सिंपल। अब ये तो मैं फिर से बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी में बात कर ही लूंगा, लेकिन करंट माई फोकस इज दैट कि अगर प्रॉपर लेवल में बिजनेस लोन को यूज कर लेता है तो बिजनेस का इक्विटी का भी रिटर्न बढ़ सकता है, बट एक चिंता का भी विषय है। हाउएवर इफ कंपनी टेक्स टू मच डेब्ट, यही प्रॉब्लम अदानी को लेके है, इसीलिए मैंने अदानी को लिया, या फिर एक दूसरा कंपनी भी है जिसका लोन बुक बहुत ही भारी है, ठीक है। अगर कंपनी टू मच डेब्ट यूज करता है, द इंटरेस्ट पेड टू सर्विस द डेब्ट ईट्स द प्रॉफिट शेयर ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब इतना ज्यादा लोन लेने के कारण बिजनेस जो प्रॉफिट करेगा, जैसे कि हम लोग देख रहे थे हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग चेक कर रहे थे ना इसको, कि आपका बिजनेस का जो ईबीआईटी है, ठीक है, अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट मींस आपका प्रॉफिट है ईबीआईटी इज योर प्रॉफिट, बट इस प्रॉफिट का पार्ट जो है आपके पास, इसमें से अभी तक आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया और टैक्स भी नहीं दिया। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग अगर इंटरेस्ट में चला जाता है तो फिर आपके पास रहेगा क्या, मतलब आपके पास मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पास, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है बिजनेस को, अगर बिजनेस उस हिसाब से रिटर्न नहीं कमा पाता है तो। अगर बिजनेस का रिटर्न उस हिसाब से नहीं है तो ये प्रॉब्लम में डाल देता है, जिसको लेके अदानी को लेके बहुत ज्यादा बात हो रहा है मार्केट में कि टू मच डेब्ट के कारण। मैं आपको दिखाता हूं, अभी बहुत सारा एरिया है अदानी का, मैं फिर भी एक बार आपको बताता हूं। ये देखिए, ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया है। मैं अभी इसमें डिस्कस तो नहीं करूंगा, बस मैं आपको शो कर रहा हूं करेंटली। मैं 2 मिनट बाद फिर से आऊंगा, ठीक है। इसका अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स में लेके जाऊं, ठीक है, जस्ट आपको मैं शो करता हूं इसका फाइनेंशियल्स में ये इनकम स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट है। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में देखूं तो मुझे यहाँ पर नहीं,
इनकम स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा, मुझे बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे क्या देखना है, लायबिलिटी देखना है, ठीक है, मुझे लायबिलिटी देखना है। रिसेंट लेवल का ही देख लेता हूं मैं। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं शो कर रहा हूं स्क्रीन में? यस सर। ओके, सबको दिखाई दे रहा है ना? है दादा। ओके, शंकर जी दिख रहा है ना आपको? ज्योति? ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं अभी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये बैलेंस शीट का डेटा है, नॉट बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट तो डिटेल्स में होता है, ऐसा नहीं देखने में होता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट से सिर्फ डेटा को सिर्फ यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। एग्जैक्टली बैलेंस शीट ऐसे थोड़ी देखने में होता है, ये बस डेटा को यहाँ पर लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 आपको क्या देखना चाहिए, लायबिलिटीज एरिया, ठीक है। आप देखिए कंपनी का करंट लायबिलिटीज देखिए और नॉन करंट लायबिलिटीज देखिए। ये करंट है, मतलब इसको विद इन 1 ईयर रिपे करना पड़ेगा, दैट इज सब करोड़ में है, तो ये 7215 करोड़ का है, ठीक है। और ये नॉन करंट है, दैट मींस लॉन्ग टर्म में कंपनी का ऑलमोस्ट 35,023 करोड़ का नॉन करंट लायबिलिटी है, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कुल मिला के 42,239 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 21 का लायबिलिटी है कंपनी का। अगर इस हिसाब से आप एसेट्स को देखें तो कंपनी का एसेट्स देखिए आप, करेंट एसेट्स है कंपनी के पास 12,830 करोड़ का, और नॉन करेंट एसेट्स है कंपनी के पास 61,611 करोड़ का। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आता है, करेंट एसेट्स में कंपनी का कैश, कंपनी का बैंक बैलेंस, कंपनी का स्टॉक, ठीक है, जो जिस चीज का उसका बिजनेस है, ठीक है, कैश, स्टॉक, ये सब चीजें, ठीक है, रिसीवेबल्स जो विद इन 1 ईयर नॉर्मली माना जाता है, उसके अंदर वो एसेट्स का यूज नॉर्मली हो जाता है। और नॉन करेंट एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स जिसका यूज मोर देन ईयर, 4-5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, लाइफ टाइम तक चल सकता है ऐसा। तो ये है कंपनी का एसेट्स का एरिया, बट कंपनी का लायबिलिटीज भी अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 74। अगर आप उस हिसाब से देखो तो ऐसा लग रहा है ना कि नहीं चलो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंपनी का टोटल इक्विटी की भी देख लो ना, क्योंकि इक्विटी इज ऑल्सो लायबिलिटी। क्यों इक्विटी लायबिलिटी क्यों है? इक्विटी मीन्स जो हम लोग मार्केट में डालते हैं ना, नॉट जस्ट वी, मतलब इवन प्रोमोटर का पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा, जो भी पैसा बिजनेस में एज एन इक्विटी शेयर के थ्रू से आ रहा है, उनके थ्रू से बिजनेस को, उनको मैंडेटरीली पेमेंट नहीं करना पड़ता है, बट वो भी तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमेशा बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज के साथ शेयर होल्डर्स इक्विटी को शो किया जाता है, टोटल लायबिलिटीज के साथ शेयर होल्डर्स लायबिलिटी को शो किया जाता है। और अगर आप वो देखें तो आप देख सकते हैं टोटल इक्विटी 32,202 करोड़ का है, दैट मींस ये इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है जिसके थ्रू से बिजनेस चल रहा है, इन सिंपल, ठीक है। तो ठीक है, मैं इक्विटी को थोड़ा सा साइड करता हूं, इक्विटी रिस्क नहीं है, ठीक है, इक्विटी डायरेक्टली कंपनी के लिए रिस्क नहीं है। तो ये है रिसेंट पोजीशन कंपनी का। तो ठीक है, अब यही सब चीजें एनालाइज करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट तो कीजिए, ठीक है। यही सब चीजें डिस्कस करना होगा लेवरेज रेशियोज के थ्रू से, कंपनी का लायबिलिटीज को लेके बेसिकली चर्चा होगा। बहुत सारा डेटा है, हर चीज में पढ़ेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इवन आप यहाँ पर एक एनालिसिस भी देख सकते हैं, हायर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये भी आज सीखेंगे, मजा का बात यही है, ठीक है। ये भी एक जैसे मनी कंट्रोल जैसा ही एक डेटा का एरिया है जहां से मैं इसको लिया। हायर देन इंडस्ट्रीज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, मतलब मार्केट में जो इंडस्ट्री का डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 111.28% है, लेकिन अदानी का 123.89% है। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा रहना अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली रेड साइन से आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो, इट्स नॉट गुड, ठीक है। अच्छा, करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री से अच्छा है, इंडस्ट्री का है 192.46%, इसका है 192.26%, फिर भी ये 5 साल का है टोटल, ठीक है। लेकिन अब सवाल है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है क्या? वेट कीजिए, इसी का तो जवाब ढूंढना है हम लोगों को आज। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है हम लोग क्या समझने वाले हैं आज? हेलो, बोलिए। ये बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी दिखाएगा जी बैलेंस शीट में, तो दिखाएगा ना कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। हाँ जी कि लायबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपनी का, हाँ, तो किसी भी कंपनी का दिखाएगा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, फिर कैसे हम लोग एनालाइज इवैल्यूएट कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं होता। आप देखिए,
एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी शो इसलिए करता मतलब हो जाता है, उसका रीजंस तो आप लोगों को मैं कभी पहले बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे सिंपल बात है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि टोटल एसेट्स का टोटल देखिए आप 74,442, आप यही सवाल कर रहे हैं ना शंकर जी कि टोटल एसेट्स भी 74,442 और टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी इज आल्सो 74,442, यही ना? हाँ, आपके मन में यही चल रहा है एक्चुअली ये। हाँ बोलिए आप। तो दिखाएंगे ही ना वो, तो बैलेंस शीट में तो अगर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी नहीं होगा तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बैलेंस शीट। हाँ, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पर कि अगर मैं सिंपल इसका सिंपल कॉन्सेप्ट काम करता है कि लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी ये दोनों है कैपिटल बेसिकली। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं लोन कैपिटल प्लस ओन कैपिटल। जो लायबिलिटी है मेरा वो मेरा लोन कैपिटल है ना? जो मेरा लायबिलिटी है वो मेरा लोन कैपिटल है, मतलब ये भी मेरे लिए पूंजी है बिजनेस का, बट लोन से लिया मैंने। और जो शेयर होल्डर का इक्विटी है वो मेरा ओन कैपिटल है, मतलब इसके लिए मुझे कोई लायबिलिटी नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसी को मुझे ऑब्लिगेशन नहीं है मेरा कि मुझे पे करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब कोई बाध्य नहीं है। ठीक है, पे तो करना पड़ेगा। अगर कंपनी हमें डिविडेंड नहीं देता है, अगर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ नहीं होता है, हम लोग भी छोड़ देते हैं कंपनी को, बट फिर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दैट्स वाई बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, किसके लिए बोलते हैं? इक्विटी के लिए बोलते हैं। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट काम करता है, बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है कि इसको बैलेंस करना पड़ता है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं उस पे मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी, कि ये दोनों साइड टैली करेगा। ठीक है, जो भी दोनों साइड होगा इक्वल करेगा। ये नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, वो कंपनीज का बैलेंस शीट ऐसे बनता है, मैं टी शेप में बता रहा हूँ, जो पूरा ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। इसमें क्या होता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और ये साइड होता है इक्विटी लायबिलिटी का, और ये साइड होता है एसेट साइड का। ठीक है, अब जो भी डेटा हो रहा है ना बैलेंस शीट में, ये सब पुराना डेटा मतलब जोड़ जोड़ के होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फाइनेंशियल ईयर 21 से पहले 20, 19, 18 सभी डेटा आप लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली बैलेंस शीट में जो भी डेटा आता है ना, वो एकदम इंसेप्शन से, जब से बिजनेस चालू हुआ है तब से डेटा है यहाँ पर ही। अब अगर आप चेक करेंगे तो 2012 का डेटा से टोटल डेटा चल रहा है। तो मतलब बैलेंस शीट में जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है ना, वो सब एकदम जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से, बिकॉज ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब पॉइंट क्या है, बैलेंस शीट तो टैली इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो भी बिजनेस ने एसेट बनाया, से फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग बिजनेस में क्या हुआ था, कैपिटल से। और कैपिटल मतलब बिजनेस पे जब भी कैपिटल आ जाता है ना, तो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग। अब मानिए कि बिजनेस में आप अपने बिजनेस में 1 लाख दिए, आप नहीं दिया, उसके कारण आपके बिजनेस पे कैश भी शो कर रहा है 1 लाख। ठीक है, ये स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं, इसके बाद चेंज हो सकता है बहुत सारा चीजें। कैपिटल आपने 1 लाख दिया, कैश आपने 1 लाख दिखा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप बैलेंस शीट को टैली करवाओगे तो 1 लाख टैली हो जाएगा, एंड कैश इज योर करेंट एसेट इन सिंपल। लेकिन अब यही कैश बिजनेस में एसेट खरीदेगा, यही कैश बिजनेस में एसेट खरीदेगा, या फिर दिस कैपिटल को दिखा के आप बैंक से लोन ले रहे हो। अब मानिए कि आप बैंक से लोन ले लिया 1 लाख का। अब जैसे आपने बैंक ने 1 लाख का लोन लिया, अब उसके हिसाब से आपने यहाँ पर एक बिल्डिंग खरीद लिया जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है। एक से फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है जिसका वैल्यू भी है 1 लाख का। अब यही लोन ही तो है जिसके कारण आपने बिल्डिंग को खरीद पाया, मतलब आपने इसी लोन से फाइनेंस किया और तभी जाके आपने एसेट लिया। अब अल्टीमेटली ये दोनों साइड ना टैली होता जाएगा, बट एवरी ईयर जब आप चेक करेंगे आपको दोनों साइड का डेटा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। अब थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं एक बार लिवरेज रेशियो का, फिर देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डेटा में चेंजेस है। इवन अगर आप इसी डेटा को देखिए ना, आपका एसेट्स और आपका लायबिलिटी सेम थोड़ी ना है। आपके पास करेंट एसेट्स है 12,830 करोड़ का, आपके पास लायबिलिटी है 40 कहाँ गया करेंट लायबिलिटी 7,215 करोड़ का। मैच तो नहीं किया करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। आप समझ रहे हैं ना शंकर जी? हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आप देख पा रहे हैं कि आपका हेलो? हाँ देख पा रहा हूँ। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि आप मतलब करेंट एसेट्स 12,000 करोड़ का है, करेंट लायबिलिटी 7,000 करोड़ का है। अगर आप लायबिलिटी को देखें, नॉन करेंट को देखें,
35,000 करोड़ का नॉन करेंट है और इधर आपका नॉन करेंट एसेट है 61,611 का, मतलब दोनों अलग है डेटा, लेकिन फिर भी आपका टोटल मैच करेगा। हाँ टोटल मैच करेगा, लेकिन टोटल मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट में पुराना सालों से मैच करे जा रहे हैं ना, 18 से 19 पे आया, 19 से 20 में आया, लेकिन एवरी ईयर कंपनी का सिचुएशन और पोजीशन अलग होता है, वो होगा ही होगा। मतलब करेंट एसेट्स का डेटा चेंज है, मतलब आपका जो करेंट लायबिलिटी है वो अलग है। अब देखिए ना, अभी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे ना, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। देखिए आप, तो चलिए एक 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 रेशियो पहले तो करते हैं। एक रेशियो भी अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। जैसे if a company takes too much debt, then the interest paid to service debt eats into profit share of the shareholder, मतलब ज्यादा डेट लेने से शेयर होल्डर ही सादा का सारा खा जाएगा। Hence there is a very thin line that separates the good and bad debt, मतलब यही देखना पड़ता है कि कौन सा डेब्ट गुड है बिजनेस के लिए और कौन सा डेब्ट बैड है। ठीक है, leverage ratio mainly deal with the overall extent of the company's debt and help us understand the company's financial leverage better. We will be looking into the following leverage, जैसे कि interest coverage and debt to equity ratio। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, फिर डेब्ट टू इक्विटी, फिर डेब्ट टू एसेट, फिर फाइनेंशियल लेवरेज। ये मेन 4 रेशियो है जो लेवरेज रेशियोज के लिए मतलब 4 इंपॉर्टेंट रेशियोज हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग करेंटली इतना देर से तो हम लोग एमरा राजा देख रहे थे, ठीक है, एमरन बैटरीज को देख रहे थे, बट आज मैंने थोड़ा एक अलग डेटा लिया यहाँ पर। ये कंपनी का नाम है जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। ये भी एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है, इसलिए लिया गया क्योंकि इसका लोन जो है ना वो काफी अच्छा खासा है। मतलब ये सब रेशियोज देखने के लिए जिसका लोन ज्यादा है ना बिजनेस में, वो ऐसा कंपनी का डेटा लेके नार्चर करने में ज्यादा मजा आता है, तो इसीलिए जैन इरिगेशन का लिया गया है। तो डोंट वरी, दिया हुआ है इसके अंदर, आप बस देखिए। उसके साथ साथ हम लोग जैन इरिगेशन को देख के कैलकुलेशन सीखेंगे और सेम टू सेम वे में अदानी का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब अभी भी करेंगे और घर में भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में मोहितोष थोड़ा हेल्प कीजिएगा मुझे। मोहितोष है, रोशनी है, आप लोग हेल्प कर सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज आल्सो रेफर्ड टू एज डेब्ट सर्विस रेशियो और द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। आपको ना टर्म से ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, टर्म्स ना धीरे धीरे आदत हो जाएगा। कवरेज ये सब थोड़ा सा विक्रांत को दिक्कत करता है, आई नो विक्रांत, बट डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिस में रहोगे ना मार्केट के साथ, आदत हो जाएगा देखते देखते। The interest coverage ratio help us understand how much the company is earning relative to the interest burden of the company. Point to be noted. कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख के आपको क्या पता चलेगा? हाउ मच द कंपनी इज अर्निंग रिलेटिव टू द इंटरेस्ट बर्डन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का कितना इंटरेस्ट बर्डन है और उसके हिसाब से कंपनी कितना इनकम कर रहा है। दिस रेशियो हेल्प अस इंटरप्रेट हाउ इजीली ए कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट पेमेंट। सिंपल बात है, आप अपना इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कितना ताकत रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैज एन इंटरेस्ट बर्डन ऑफ 100 वर्सेस एन इनकम ऑफ 400, आपका इंटरेस्ट बर्डन है 100 रुपीज का, आपका इनकम है 400 का, तो आप इजीली पे कर सकते हो। then we can clearly know that company has sufficient funds to service its debt. However, a low interest coverage ratio could mean higher debt burden, मतलब आपका डेब्ट बर्डन ज्यादा है, and a greater possibility of bankruptcy और डिफॉल्ट। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है, बट ये डेटा मिलेगा कहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे? दैट इज द मेन थिंग। वही डेटा तो एक ही जगह से मिलता है, पीएल और बैलेंस शीट, और कोई जगह है नहीं। यही दोनों जगह में सारा बिजनेस का डेटा एकदम गच्छित करके रखा जाता है, एकदम सुरक्षित है, पीएल में और बैलेंस शीट में। अब उसी के लिए ऑडिटर ऑडिट करता है, ठीक है, चेक करता है, देखता है सब सही है कि नहीं है। आप देख सकते हो डेब्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेब्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज ईबीआईटी। अभी ईबीआईटी से बात हो रहा था तरुण बाबू से। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब हमें क्या देखना है, बिजनेस का ईबीआईटी चाहिए हमें, और बिजनेस कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो हमें चाहिए करेंट ईयर में। करेंट ईयर का बिजनेस का मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उस बिजनेस का ईबीआईटी चाहिए उस ईयर का, और उस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया उसके थ्रू से हमें पता चलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलिए पहले सीख लेते हैं, फिर अदानी में जाएंगे। द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज अच्छा, अब ईबीआईटी का मतलब क्या है? ईबीआईटीडीए। तरुण बाबू এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করবেন। আমি আপনাকে हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तरुण बाबू को समझा रहे थे उस टाइम पे ईबीआईटीडी, सॉरी ईबीडीआईटी, ठीक है, लेकिन डीए भी एक है। अब व्हाट इज दिस ए, कौन बता सकता है?
ওখানে আছে ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড অ্যামortization। amortization, ठीक है। अब amortization किसका होता है? इंटेंजिबल्स का। हाँ हाँ, इंटेंजिबल्स, ठीक है। गुडविल, पेटेंट। वेरी गुड सर, थैंक यू। गुडविल का, पेटेंट का, थैंक यू। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। ये सब जो बिजनेस के अंदर होता है ना, हर एक बिजनेस के पास कुछ ना कुछ गुडविल होगा, और गुडविल कम भी होता है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में आपका बिजनेस अभी नहीं रहा तो आपका गुडविल कम हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल नोकिया, आप सोचिए कि एक टाइम में नोकिया का क्या गुडविल था और आज के डेट में नोकिया का क्या गुडविल है। अगर 2004-5 में नोकिया अपना गुडविल किसी को सेल करता, उसको क्या दाम मिलता, और 2021 में अगर नोकिया अपना गुडविल किसी को सेल करेगा, नोकिया को क्या दाम मिलेगा। सेम टू सेम हिंदुस्तान मोटर को सोचिए आप। हाँ बोलिए। आप हिंद मोटर के बारे में सोचिए। एम्बेसडर, एम्बेसडर कहा जाता है कि एशिया का पहला फोर व्हीलर में से एक है। टोयोटा के साथ कंपेयर किया जाता है कि जापान का टोयोटा और हमारा इंडियन एम्बेसडर मे बी दी फर्स्ट फोर व्हीलर इन द वर्ल्ड, ऐसे कहा, एशिया का कहा जाता है, वर्ल्ड का नहीं, एशिया का। तो हिंदुस्तान मोटर आज के डेट में जब 2016 में सेल हुआ, जब 2016 में सेल हुआ, तब हिंदुस्तान मोटर का गुडविल कितने दाम में बिका जानते हैं आप लोग? 80 करोड़ में ओनली। दुख की बात है, बट क्या करें, इनोवेशन नहीं था समय के साथ साथ। तो इसी तरह से जब भी किसी बिजनेस का किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में उसका इनोवेशन खराब हो जाता है तो उसका गुडविल खराब होगा, और गुडविल खराब होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो ये गुडविल डेप्रिशिएट होता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। गुडविल भी डेप्रिशिएट होता है, कॉपीराइट भी डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, पेटेंट भी डेप्रिशिएट होता है, नो हाउ भी होता है ना, फॉर्मूला वगैरह जो होता है जिसको यूज करके बिजनेस में, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, इन नो हाउ के कारण ही तो इनका बिजनेस चलता है। जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के कारण ही तो ये लोग अपना मार्केट को बना के रखे हैं। थम्स अप बना लिया था, फिर थम्स अप को खरीद लिया। क्या मैं सही बोला? मेरा डेटा सही है? KFC, हाँ बोलो। KFC, वाव मोमो। हाँ, KFC, वाव मोमो, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। थैंक यू, जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मूला। अब समय के साथ साथ किसी का फार्मूला अगर उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा, पब्लिक डिमांड नहीं रहेगा, तो उसका अमोर्टाइजेशन तो होता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन तो समझ में आ गया कि नॉर्मल जो टेंजिबल्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है और इंटेंजिबल्स का अमोर्टाइजेशन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, बैलेंस शीट में दिखता है। कंपनी का जब भी बैलेंस शीट चेक करेंगे उसके अंदर अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन हम लोग अमरन बैटरीज में भी देखा, और हम लोग किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट चूज करेंगे तो उसी में दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है, करेंटली मैं आपको डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इस कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा जरूरी डेटा था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। जब हम लोग ईबीआईटी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को हटा दो वहां से। तो ईबीआईटीडीए, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस, यहां से आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस को लेस कर दो। Let us apply the ratio on Jain Irrigation Limited. Here is a snapshot of Jain Irrigation. ये भी एक कंपनी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैन इरिगेशन, कभी अगर किसी ने नाम सुना है तो अच्छा है, एक टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अभी भी मार्केट में बहुत खराब नहीं है। जैन इरिगेशन, ₹25 करके शेयर चल रहा है। अगर आप एक साल का देखें तो 15 से 25 के आसपास मैक्सिमम, ये कभी 247 हुआ करता था, एक ऐसा भी गया है 2010 के आसपास। अभी बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डेटा इसलिए चूज किया मैंने क्योंकि इसका ये बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, मतलब आपका डेप्थ का एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इसको अभी चूज किया। तो ये जैन इरिगेशन का डेटा लेंगे, ठीक है। तो जैन इरिगेशन का डेटा से क्या पता चलता है, देखिए। तो ये 2014 का डेटा से चेक करेंगे, डोंट वरी, बट समझना जरूरी है। फिर अदानी भी चेक करेंगे। अगर आप थोड़ा सा अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो मुझे बोलिएगा। विक्रांत, बोलना तो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? सुमित का आवाज नहीं आ रहा है। सुमित बोल, सुमित है? ओके, देखो एक्सपेंस में आप लोगों को फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा है, ये देखिए फाइनेंस कॉस्ट, एंड उसके साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं, देखिए डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये एक्चुअली बिजनेस का पीएल है, ठीक है। आपको ये सब डेटा पीएल में मिलेगा, ठीक है,
कहाँ मिलेगा आपको? पीएल में। मैं आपको अदानी में भी चेक करवाऊंगा अभी। तो ये देखिए टोटल रेवेन्यू का डेटा, ये बिजनेस का टोटल रेवेन्यू है, 2013-14 का डेटा है ये, ठीक है, ये नोट्स के अंदर है, एंड ये 12-13 का भी है, ये सब मिलियंस में दिया हुआ है। और ये देखिए आप एक्सपेंस का डेटा, और एक्सपेंस के अंदर आपको जो दूसरा एक्सपेंस है उसको छोड़ते हैं, मैं लेवरेज वाला लेता हूं, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, मतलब लोन वगैरह जो लिया है ना उसका इंटरेस्ट, वही तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना, डेब्ट एरिया, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डेब्ट से नहीं होता है, वो तो ऑपरेटिंग के कारण होता है, ठीक है, लेकिन वो भी हमारे लिए लेवरेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट इसका 4676.45 मिलियन का 13-14 का इसका फाइनेंस कॉस्ट है, और 2045 मिलियन का इसका डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। क्या सभी को दिखाई दिया? थोड़ा सा हाँ ना में बोलिएगा। यस सर। है दादा। ओके, अब अगर फाइनेंस कॉस्ट आप लोगों ने देख लिया ना, अब देखिए मजा क्या होता है। अब ईबीआईटी बनाना है इसका, अब इसका ईबीआईटी बनाना है, मतलब बेसिकली हम लोग क्या हमें चाहिए? ईबीआईटी चाहिए, लेकिन ईबीआईटीडीए से हमें डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को लेस कर देना है, और फिर इंटरेस्ट एक पेमेंट तो वो भी पता चल ही जाएगा 2 मिनट में, वो फाइनेंस कॉस्ट से ही पता चल जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब जस्ट वेट कीजिए 2 मिनट। नाउ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने से क्या पता चलता है? ईबीआईटीडीए। अब एक्चुअली देख लेते हैं कि बिजनेस का ईबीआईटीडीए कितना है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज देखा, द कैलकुलेट द एक्सपेंस एक्सक्लूड फाइनेंस कॉस्ट। जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को और डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कॉस्ट को हटा देंगे, तो ये सब करोड़ में दे दिया, 467.64 करोड़ एंड 204.54, वो सब मिलियन में था, उसको करोड़ में ट्रांसफर कर दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ईबीआईटीडीए ये सब करोड़ में डिस्कशन जब कर रहे हैं तो 5828.13 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, और एक्सपेंस है इसका 5058.15। तो अल्टीमेटली इसका ईबीआईटीडीए हो गया 769.98। अब इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये डेटा है, ये यू कैन सी इट हियर इजीली। ये देखिए, ये रहा बिजनेस का डेटा, दिस इज द एरिया, ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू, है ना, 58,744 का जो है, ठीक है। अब ये रेवेन्यू 58,744 जो है, यहाँ से ये रेवेन्यू का एरिया है, और हम लोग क्या किए, जब टू कैलकुलेट द एक्सपेंस, अब 58 जो है 5828 का जो, उसको तो करोड़ में ट्रांसफर कर ही दिए, और एक्सपेंस कैलकुलेट करने के टाइम पे ये दो एक्सपेंस को हम लोग छोड़ा, क्योंकि एक फाइनेंस कॉस्ट और एक हमारा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये दोनों कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों लेवरेज है, स्पेशली फाइनेंस कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को माइनस करने के पीछे वजह भी होता है कि एसेट के वैल्यूएशन गिरता है, तो वो एक्चुअली नॉन कैश है, ये जो है ना ये नॉन कैश है। इसका ट्रीटमेंट बहुत डिटेल्स होता है, बट अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं फोकस करूंगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन नॉन कैश, क्योंकि जैसे कि तरुण बाबू ने बताया था कि तरुण बाबू ने 30,000 में का एसेट मोबाइल खरीदा था, अभी 15,000 भी नहीं मिलेगा, तो क्या बाकी 15,000 तरुण बाबू किसी को पेमेंट कर दिया था क्या? हाँ तरुण बाबू? না 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 না, হ্যাঁ, দ্যাটস মিন দিস ইজ নট সেটাকে আমি ইউজ করেছি, ইউজ করার ফলে তারও তো একটা ইয়ে আছে, মানে কি বলা যায়, তার থেকে তো কিছু আমার প্রফিট হয়েছে। एग्जैक्टली, दैट्स वाई ये जो 15,000 का एक्सपेंस है इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं, मतलब एक्सपेंस तो है बट कैश नहीं निकलता है बिजनेस से, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को इस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को अभी यहाँ से थोड़ा नेग्लेक्ट करना होगा। अब जरूरी खर्चा तो है बिजनेस के, और फाइनेंस कॉस्ट तो है ही मेरा लेवरेज, फाइनेंस कॉस्ट तो है ही मेरा लेवरेज, ये तो लेवरेज है ही, मतलब ये तो मुझे पेमेंट करना ही होगा, मैं शुरू से बता रहा हूँ। अब ये दोनों अमाउंट आप यहाँ से लेस कर दीजिए एक्सपेंस से, ये देखिए ये रहा आपका एक्सपेंस 57,303, अब वहां से आप लेस कर दीजिए जो भी आपका होता है 57,303 से, जब भी आप वो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट लेस कर देंगे तो आपके पास बचता है इतना, तो फिर वो अमाउंट लेस करने के बाद आपके पास ईबीआईटीडीए बचता है 769.98 करोड़। ओके विक्रांत, अब ये 769.98 करोड़ का ईबीआईटीडीए हो गया आपका। अब ईबीआईटीडीए से ये भी माइनस कर दीजिए, जैसे कि कहा गया था पहले से ही, ईबीआईटीडीए से आप डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को माइनस कर दीजिए, तो 769.98 से 204.54 जो हम लोगों ने पहले ही रखा था, दैट इज दिस अमाउंट, ठीक है, 204.54 टोटल एक्सपेंस से माइनस करना पड़ा था, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 560.65.44 करोड़ का डेटा। ये जब भी आप एक बार खुद से करेंगे ना, आपको बिल्कुल कुछ समझ, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल है। ये टोटल एक्सपेंस, रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस किया गया, और फिर जो भी अमाउंट आया वहां से हम लोगों ने डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को हटा दिए। उसके बाद हमें जो मिला दैट इज 565.44, और हमें फाइनेंस कॉस्ट पता है 467.64। कैसे पता है?
फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस का डेटा, क्योंकि वो पहले से ही हम लोगों ने हाईलाइट करके रखा था, दैट इज 467.76.45 मिलियन. दिस इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली. एंड नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल ही जाएगा. नाउ लुक दिस, आपका डेटा जो आ रहा है दैट इज 1.209 इसको आप कैलकुलेट कीजिए खुद से. 1.209x समझ जाएंगे आप लोग. अब पॉइंट इज दैट ये 1.209x है क्या, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, यही मेन पॉइंट है. इसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसका एनालिसिस कैसे किस तरह से करना चाहिए हमें. ये x का मतलब एक्चुअली टाइम्स है, मतलब मल्टीपल्स. x is the above number represent multiple, hence 1.209x should be read as 1.209 times. आपको ये पढ़ना चाहिए, इसको रीड करना चाहिए 1.209 टाइम्स. ठीक है. अब ये 1.209 टाइम्स में आपको क्या समझ में आएगा कि बिजनेस का जो टोटल अर्निंग है उसमें से कितना इंटरेस्ट के लिए है. सिंपल बात है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.209x दैट इज टाइम्स. ओके, 1.209 टाइम्स सजेस्ट करता है दैट फॉर एवरी रूपी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, हर 1 टाका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए इसके पास प्रॉफिट है 1.209 का. 1 रुपी इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए इसके पास 1.209 टाइम्स का प्रॉफिट है, जिससे ये अपना 1 रुपी पेमेंट कर सकता है. तो बोलिए. मतलब ये होता है कि जैसे এই টার্মটাকে কি বলে, এই 1209 এটাকে কি টার্ম যেন বলে এটাকে? ব্যালেন্স শিটে এটা इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट जितना कवरेज. ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना फर्म का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा. ऑब्वियसली ये जितना ज्यादा होगा उसका फाइनेंशियल हेल्थ उतना अच्छा होगा. वेरी गुड, थैंक यू. हायर दी बेटर, इन सिंपल, हायर दी बेटर. सभी को समझ आया? विक्रांत, मोहितोष, रोशनी, ज्योति, प्रिया, सुमित, सभी को पूछ रहा हूं मैं. क्लियर है पॉइंट? তাহলে এটা তো আইসিআর গেল. হ্যাঁ না, এটা শর্টে এটা দুটো नामे नॉर्मली 2 नाम फेमस है इसका. एक डेब्ट कवरेज रेशियो, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. आप दोनों नाम से इसको पुकार सकते हो. ठीक है. नॉर्मली शॉर्ट में अगर आप इसका नाम आईसीआर देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट आईसीआर का वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोल के ही ज्यादा यूज होता है. मतलब जब भी आप फाइनेंशियल लेवल में चेक करोगे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही दिखाई देगा. ठीक है. अब सिमिलर लेवल में हम लोग एक जैन इरिगेशन का देख लिया ना. अब आप लोग सिमिलर पॉइंट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. ठीक है. आप लोग घर में खुद से एक बार उसको कैलकुलेट तो आराम से कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको अदानी पोर्ट का एनुअल रिपोर्ट में लेके चलता हूं. दिस इज अदानी पोर्ट का एनुअल रिपोर्ट 2020-21 का. ठीक है. मुझे जाना होगा 323 आसपास. ऐसे एनुअल रिपोर्ट रीड कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है. अगर आप चाहो तो प्लीज रीड करो अदानी पोर्ट के बारे में. चाहे आज होल्ड करो, आज होल्डिंग में है नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को फाइनेंशियल डेटा तो आप लोग ऑलरेडी क्लास में मतलब कल्चर के साथ हो ही, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मैनेजमेंट डिटेल्स तो आप पढ़ के खुद ही समझ जाओगे. ठीक है. लेकिन फाइनेंशियल एरिया जो है वो तो आप कर ही रहे हो, तो फिर आप आराम से रीड कर सकते हो. जस्ट ए सेकेंड. बहुत बड़ा है, करीब 550 पेज है इसका. मैं कहाँ जाऊं? 323 के आसपास मुझे इसका डेटा एक्चुअल में मिलेगा. मैं 2 मिनट पहले आप लोगों के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर रहा था कि कहाँ इसका डेटा छुपा हुआ है. आई थिंक मिल गया होगा. ये देखिए, ये रिसेंट है, 3 महीना पुराना डेटा है. 3 महीना भी नहीं हुआ, जून चल रहा है, मार्च का 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस शीट है कंपनी का, दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस का एसेट का डिटेल्स है. ठीक है. जो डेटा जो यही डिटेल्स है हम लोग यहाँ पर भी देख रहे थे, यही सेम डिटेल्स यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे. ये देखिए आप, ये 21 का है, दैट इज टोटल एसेट्स का जो एरिया है. एक सेकेंड, फाइनेंशियल एसेट्स, ये देखिए टोटल एसेट्स 58,558 2021 का और 51,812 दैट इज 2020 का. ठीक है. इवन हम लोग यहाँ से भी देख रहे थे कंपनी का, कहाँ गया टोटल एसेट्स 74,402,442, ये दोनों एसेट्स को मिला के दैट इज 21 का डेटा है. ठीक है. एक सेकेंड, 74,442 और यहाँ पर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है क्या, लेकिन डेटा तो यही वाला है 74
टोटल एसेट्स 58,558। कुछ डेटा मिसिंग है क्या वहां पर? हो सकता है, मे बी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा बाद में, बट यही कंपनी का, मैंने इसको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू से निकला, ठीक है। ये कंपनी की वेबसाइट में जाके ही इसको मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप मैटर को देखिए, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट ही तो चेक करना होता है, ठीक है। तो आपको मुझे जो शो करना है, दैट इज आपको मुझे दिखाना है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट दिखाना है और ईबीआईटी शो करना है। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको पीएल में आना पड़ेगा। एसेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में दिखता है, और फाइनेंस कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगा? फाइनेंस कॉस्ट आपको पीएल में मिलेगा। ये देखिए एक्सपेंस, एक्सपेंस में फाइनेंस कॉस्ट देखिए तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये 21 का है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का 2201 करोड़ का इस पर्टिकुलर ईयर का फाइनेंस कॉस्ट है ये। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, कुछ डेरिवेटिव लॉस गेन्स ये सब भी है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 619 करोड़ का। फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस वो भी एक है, अदर एक्सपेंस कुछ है। टोटल कुल मिला के 3733 करोड़ का इसका टोटल एक्सपेंस है, ठीक है। अब उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट पे नजर डालिए। 2201.15 करोड़ का इस बार का है, और 878.55 का लास्ट ईयर का था। मतलब कंपनी ने कॉस्ट इस बार ज्यादा खर्चा किया है इंटरेस्ट के लिए। ये एक डेटा हमें मिल गया, और एक डेटा हमें चाहिए, दैट इज ईबीआईटी। दैट इज ईबीआईटी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक्सपेंस को माइनस करना पड़ता है, और मजा का बात है आप लोगों ने अभी सीखा कि एक्सपेंस को माइनस करने के टाइम पे आपको ये अमाउंट को, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को लेस करना होगा। मतलब ईबीआईटीडीए से आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वैल्यू, और उसके अमाउंट जो भी आएगा फिर उसके साथ आपको फाइनेंस कॉस्ट को करना होगा। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे करके बताइएगा कि इसका क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। इतना तो आप लोग करेंगे मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एरिया। जस्ट अ सेकंड। नहीं, आपने जो बताया कि टोटल एक्सपेंस में से फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करना पड़ेगा। जी 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 रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो ईबीआईटीडीए आएगा। जी, टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करने से ही हमें ईबीआईटीडीए मिलेगा। एग्जैक्टली और टोटल एक्सपेंस से हम फाइनेंस कॉस्ट और जो डेप्रिसिएशन ईबीआई रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटाइए, ठीक है, रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटाइए, आपको ईबीआईटीडीए मिलेगा, ठीक है। और ईबीआईटीडीए जो भी आएगा वहां से आप डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को माइनस कीजिए, तो आपको जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड ईबीआईटी, ठीक है। रेवेन्यू से जो एक्सपेंस माइनस करेंगे वो जी। टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, या आपने बोला था कि टोटल एक्सपेंस पे हमें फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन हाँ, एग्जैक्टली वही मैं बोला था कि जब आप एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जब आप एक्सपेंस को, टू कैलकुलेट द एक्सपेंसेस वी एक्सक्लूड द फाइनेंस कॉस्ट। जब एक्सपेंस, हाँ, फाइनेंस कॉस्ट एंड उसके साथ साथ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट को छोड़ेंगे, मतलब एक्सक्लूड करेंगे एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के टाइम पे, ठीक है। तब जाके आपको एक्चुअली अमाउंट आएगा, दैट इज ईबीआईटीडीए। और फिर वहां से फिर से करेंगे टोटल एक्सपेंस है। आपने बताया डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश वो है, क्या कहते जी हैं, एक्सपेंसेस है। जी फाइनेंस कॉस्ट तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है, फाइनेंशियल जी कॉस्ट मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट रेट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब बेसिकली इंटरेस्ट का जो एरिया है, मतलब बिजनेस ने जो लोन वगैरह लिया उसका जो इंटरेस्ट एरिया है, इसको माइनस करने के पीछे का जो रीजन है दैट इज, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब बिजनेस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करेगा, तो अगर टोटल एक्सपेंस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस एक बार इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, एक बार टोटल एक्सपेंस के अंदर इंटरेस्ट कवरेज का जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर उसी से डिवाइड करेंगे, तो सिचुएशन से एग्जैक्टली समझ तो नहीं आएगा ना। मतलब यही एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो फिर टोटल एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए एग्जैक्ट पिक्चर पाने के लिए जो एक्सपेंस को हमें एक्चुअली चाहिए, उस एक्सपेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेंस को मेन एक्सपेंस का जो बाकी एक्सपेंस का एरिया है वहां से आप एक्सक्लूड करके कैलकुलेट कीजिए, फिर जाके आप जब इसको पुट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर रेशियो का कैलकुलेशन के लिए, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको वो ईबीआईटी चाहिए और एक चाहिए आपको फाइनेंस कॉस्ट, मतलब फाइनेंस कॉस्ट ही तो आपका एक्सक्लूजन हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका ईबीआईटी अमाउंट है, ईबीआईटी अमाउंट से आपको फाइनेंस कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट। अब आप सोचिए कि जब आप टोटल एक्सपेंस के अंदर
कैलकुलेट करके ईबीआईटी को निकाल रहे थे, तो वो ईबीआईटी के अंदर तो एक्सपेंस अमाउंट भी था, तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। इसलिए ये प्रैक्टिस है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि जब हम लोग फाइनेंस मतलब ईबीआईटीडीए फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे, तब हमें फाइनेंस कॉस्ट को वहां से एक्सक्लूड करके एक्सपेंस को कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि हम लोग कवरेज रेशियो को प्रॉपरली समझ पाए। आई होप बात समझ में आ रहा है। बोलिए शंकर जी, बोलिए। हाँ ओके ठीक है ओके। मतलब मैटर ऐसा हो जाएगा कि जिस चीज का हमें एनालाइज करना है उसको मैं पहले एक बार खर्चा में काउंट कर लूं, फिर उसका कवरेज कैसे समझूंगा फिर। इसलिए जिस एक्सपेंस को हमें कवरेज लेना है कि बिजनेस के पास अर्निंग कितना है, कि ताकि वो अपना रीपेमेंट समझ पाए, मतलब जितना लोन है उसका वो कवर कर पाए, इसके लिए हमें इसको एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करने से हमें एक्चुअली पिक्चर जो चाहिए हमें इंटरेस्ट कवरेज के लिए वो मिलेगा। इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जा रहा है। अब यही चीज मैं आप लोगों को बस यही रिकमेंड कर रहा हूं कि सेम टू सेम थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट शेयर कर लूंगा। आप बस पीएल में जाइए, उसका जो ईबीआईटीडी है वो भी निकाल लीजिए, ठीक है। आपको ईबीआईटी और ये सब कहाँ मिलेगा? पीएल में मिलेगा, ठीक है। ईबीआईटी और फाइनेंस कॉस्ट आपको पीएल में मिलेगा, और जब भी एसेट्स वगैरह का डेटा जरूरत होगा वो सब आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। सिंपल काम है। मैं देखूंगा कि कौन कौन ट्राई करता है, ठीक है, तो उससे हम लोगों को एक प्रैक्टिस भी आ जाएगा कि अच्छा चलिए ये एक प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। ये जेन इरिगेशन का भी जो डेटा यहाँ पर पुट किया गया है वो भी वही उसी तरह का डेटा है जिस डेटा से हम लोग करेंटली इसको सॉल्व भी किया, ठीक है। ये देखिए ये भी वही है, वो सेम टू सेम है, बस फाइनेंशियल डेटा है जेन इरिगेशन का। ओके, आई होप कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ज्योति, प्रिया बोलो, आप लोग भी बोलो कुछ। रोशनी? হ্যাঁ দাদা। ओके, सुमित आছিস না চলে গেছিস? সুমিত ঢুকছে আরে যাচ্ছে। দাদা আমার নেটটা একটু ফ্ল্যাকচুয়েট করছিল, এক্সিট হয়ে গেছে, আবার জয়েন করব। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যদি মিস করেছিস পরে একটু দেখে নিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वेरी वेरी फेमस, बहुत फेमस है ये रेशियो, बहुत ज्यादा। इवन आपको अभी जो मैं एक मनी कंट्रोल जैसा ये इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक साइट है, ठीक है, टिपर टैग बोल के क्या नाम है, टिकर टेप बोल के, ठीक है। यहाँ से भी आप जब चेक कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर कौन सा रेशियो के बारे में बोला है। ये बहुत पॉपुलर है, इसलिए आप लोग किसी भी जगह में इसको बहुत इजीली देख सकते हैं, है ना मोहितोष? ये बहुत ज्यादा दिखता है ना डेब्ट इक्विटी रेशियो, वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर रेशियो है डेब्ट इक्विटी। किसी भी मोमेंट में कंपनी का एनालिसिस समझने के लिए, कंपनी का पोजीशन समझने के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सभी का बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है कि बिजनेस के पास कितना लोन का पैसा है और बिजनेस के पास कितना इक्विटी का पैसा है, सिंपल बात है। अब ये इनका रेशियो कितना मेंटेन कर रहा है बिजनेस, ये देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए अंदर से ही समझ लेते हैं इसको। दिस इज फेयरली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो, जो मैं बार बार तब से बोल रहा हूँ। बोथ द वेरिएबल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन कैन बी फाउंड इन बैलेंस शीट। दोनों डेब्ट इक्विटी रेशियो दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही हमें दोनों डेटा मिलता है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ टोटल डेब्ट कैपिटल। इसमें क्या चाहिए आपको? आपको बिजनेस का टोटल डेब्ट चाहिए, ठीक है, और टोटल इक्विटी चाहिए, दोनों का ही, ठीक है। टोटल डेब्ट चाहिए और टोटल इक्विटी चाहिए। value of one on this ratio indicates an equal amount of debt and equity capital. That means अगर debt by equity कुछ ऐसा देखने में होता है, देखने में कुछ ऐसा होता है, debt by equity मतलब debt ऊपर होगा और equity को नीचे रखेंगे। अब सवाल क्या है? कॉन्सेप्ट इज दैट debt by equity होता है, मतलब कितना इक्विटी में कितना डेब्ट है बिजनेस के पास। बिजनेस के पास इक्विटी के बेसिस में डेब्ट कितना है, इक्विटी के बेसिस में डेब्ट कितना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हायर द इंडस्ट्री डेब्ट इक्विटी रेशियो बार बार देख रहे हैं। अब इसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना रहना अच्छा होता है। तो 1 का मतलब ये होता है कि दोनों 50-50 है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 का मतलब कुछ ऐसा, से फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली मैं फाइनेंस में एक बहुत फेमस क्वेश्चन बार बार कराता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या कैपिटल बजटिंग, जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे एक बिजनेस होता है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेरा, दैट इज 400 लाख का इक्विटी कैपिटल है और 400 लाख का डेब्ट कैपिटल है। दोनों ही 400 लाख बिजनेस ने लिया है। टोटल कैपिटल है बिजनेस का 800 लाख का,
बिजनेस के पास टोटल कैपिटल है 800 लाख का, लेकिन ये 800 लाख का जो सोर्स किया गया है बिजनेस, दैट इज 400 लाख फ्रॉम इक्विटी एंड 400 लाख फ्रॉम डेब्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, 800 लाख आपका टोटल कैपिटल है, लेकिन आप 400 लाख इक्विटी शेयर होल्डर से लिए और 400 लाख आपने लोन लिया। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका रेशियो कितना हुआ, तो 1 ही हुआ ना, मतलब 50-50 ना, मतलब 0.5 एंड 0.5 अल्टीमेटली टोटल। तो हम बोल सकते हैं ना कि डेब्ट इक्विटी 1 हो गया। डेब्ट इक्विटी 1 का मतलब जब दोनों अमाउंट 50-50 में बांट जाता है तब उसको हम लोग सिंपल में बोलेंगे 1। तो ये वैल्यू ऑफ 1 ऑन दिस रेशियो, जब डेब्ट इक्विटी 1 होता है इसका मतलब है इक्वल अमाउंट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल। मतलब बिजनेस के पास 50% डेब्ट है तो 50% इक्विटी भी है। हायर डेब्ट टू इक्विटी, अगर बिजनेस में डेब्ट टू इक्विटी हायर होता है, दैट इज अगर मोर देन 1 होता है, इसका मतलब है बिजनेस में रिस्क ज्यादा जा रहा है। Hence one needs to be careful about this। अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा हो रहा है तो आपको चिंता करने का जरूरत हो सकता है, आपको केयरफुल रहना चाहिए। लोअर देन 1 इंडिकेट्स रिलेटिवली बिगर इक्विटी बेस विद रेस्पेक्ट टू डेब्ट, मतलब बिजनेस के पास इक्विटी बेस बहुत अच्छा है, उतना ही उसके हिसाब से डेब्ट उतना कुछ नहीं है, तो रिस्क बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब इस केस में लेवरेज नहीं है, मतलब लो लेवरेज है बिजनेस का। फॉर्मूला तो सिंपल है, टोटल डेब्ट बाई टोटल इक्विटी। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दोनों ही बैलेंस शीट में मिलेगा। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में। टोटल डेब्ट इंक्लूड्स, अच्छा जब भी हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, जब भी टोटल डेब्ट कैलकुलेट करेंगे बोथ शॉर्ट टर्म डेब्ट भी चाहिए एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट भी चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म डेब्ट का भी चिंता करना है और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर माना जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस जो है विद इन 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मतलब आपका लोन पेमेंट कितना बाकी है, अगर 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, 15 साल का लोन है, डिपेंड करता है कि क्या लोन का पैटर्न बिजनेस के लिए बना हुआ है। और शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म लेवल में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसके अंदर आपको रीपे करना है। तो ये जो जैन इरिगेशन का बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं, फिर सिमिलर टू हम लोग अदानी में भी देखेंगे, एक बार जरूर झांकेंगे, फिर उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा देखें ये 2013-14 का जैन इरिगेशन का जो बैलेंस शीट है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें चाहिए इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो दोनों ही आपको कहां मिलेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मिलेगा। कहां मिलेगा, इक्विटी का डिटेल्स मिलेगा आपको शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ग्रीन किया हुआ है, 21,755.49 मिलियन का है। ठीक है, इसको करोड़ में ट्रांसफर कर लेंगे। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट मींस ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर के, मतलब ज्यादा सालों के लिए है। 13 का डेटा दिख रहा है यहाँ पर 14,329 पहले था, अभी चल रहा है 14,976 मिलियन का। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 21,889 मिलियन का। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसका चिंता का विषय है इसके लिए उस टाइम पे। और उसी के कारण आप देख सकते हैं, अगर आप इसका 13-14 का डेटा देखें, बिजनेस का प्रॉब्लम इसमें चालू हुआ है। जैन इरिगेशन को एक बार ट्रैक करता हूँ, रुकिए। जैन इरिगेशन को अगर मैं 5 मैक्सिमम देखिए, लुक एट हियर, बिजनेस का प्रॉब्लम 13-14 से ही चालू हुआ था। क्या आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हैं 13-14 में ही बिजनेस को ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए ड्यू टू टू मच डेब्ट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। अब देख सकते हैं कहाँ था बिजनेस। अगर हो सके तो आप 2010 का भी डेटा निकालिए जैन इरिगेशन का। ठीक है, 2010-11 के आसपास में बिजनेस का सिचुएशन कंपेयर कीजिए, और जब बिजनेस इस सिचुएशंस में आया, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 में थोड़ा रिकवर किया था, आई डोंट नो क्या रीजन था, बट चेक कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस अपने आप को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, बट रिसेंट ट्रेंड में फिर से बिजनेस थोड़ा सा डाउन में है। आई डोंट नो, मैंने इसका केस स्टडीज नहीं किया। ठीक है, मैं तो बस बैलेंस शीट का जो डेटा है मैं वही आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बस फाइनेंशियल डेटा से एक चीज तो प्रूव हो रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन था इसका, ये तो दिखाई दे रहा है। इसका हिस्ट्री अगर हम चेक कर रहे हैं 13-14 के आसपास के टाइम पे, तो ये तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी था इसका। ऑलमोस्ट 21-22 हजार करोड़ का आसपास का इसका मिलियन का इसके पास बोरोइंग है उस टाइम पर। तो हमें क्या चाहिए इस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल डेब्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जब भी बिजनेस का टोटल डेब्ट कैलकुलेट करेंगे हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चाहिए। अगर आप इसको देखें कि 1497 करोड़ का है और ये 2188 करोड़ का है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इज 2188 करोड़ का और ये है 1497 करोड़ का। दोनों को अगर मिला दे तो ऑलमोस्ट 3686 करोड़ के पास टोटल डेब्ट है बिजनेस के पास। और इक्विटी का डेटा दैट इज 21755,
दैट मीन्स 2175 करोड़ का बिजनेस के पास इक्विटी है टोटल, मतलब शेयर होल्डर्स कैपिटल। तो ये दोनों डेटा तो हम लोगों को मिल गया, अब इसको बस कैलकुलेट करना है और फिर समझ लेना है कि क्या है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो विल बी 3686.578 डिवाइडेड बाय 217.75.549। तो हमें क्या मिलता है 1.69। बताइए क्या सिचुएशन से लग रहा है, एक से ज्यादा है ये, मतलब कुछ समझ आया? दिस इज मोर देन 1। बिजनेस में डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब रिस्की है। इसका मतलब बिजनेस रिस्की सिचुएशंस में है। डेब्ट इक्विटी रेशियो एक बहुत सिंपल लॉजिक एंड नॉलेज देता है हम लोगों को। अगर बिजनेस में डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से बहुत ज्यादा जा रहा है, उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस का मतलब उसका बिजनेस कैसा है, वो भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में उसका ग्रोथ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अदानी को लेके एक चीज अब लोग हमेशा सोचिएगा, हाँ अदानी का हो सकता है इसका रिस्क है, बट अदानी का बिजनेस बहुत टॉप क्लास है, ये भी देखना पड़ेगा। अदानी का अगर आप फाइनेंशियल देखें डरने वाला बात हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट देखें तो उसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं आएगा कि ऑब्वियसली वो करंट लेवल में इंडिया का बेस्ट, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन वर्ल्ड का भी वन ऑफ द मोस्ट लीडरशिप कंपनी है, मतलब अपने एरिया में। तो अगर देखते हैं, देखिए थोड़ा सा क्या मिलता है मुझे अदानी के बारे में। चलिए अदानी के बैलेंस शीट में जाते हैं। মহিতোষ খুঁজে পেলে আমাকে বলবি। মহিতোষ শুনতে তাহলে পেলি? আদানির দাদা। ডেট ইকুইটি রেশিও 1 থেকে কি বেশি? দেখছি, ওটাই ওটাই আমি চেক করতে বলছি, ওটাই চেক করতে বলছি। टोटल डेब्ट और टोटल इक्विटी बैलेंस शीट में दिए, बैलेंस शीट में जाइए और चेक कीजिए, बैलेंस शीट में जाइए और चेक कीजिए। हाँ बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन चेक कीजिएगा। ये हमारा एसेट साइड है और ये नीचे हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। हमें इक्विटी और लाइबिलिटी में ही डेटा मिल जाएगा। तो टोटल इक्विटी कितना है अदानी का? मोहितोष यही है ना, सही दिख रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ 21801 দুটো মিলিয়ে দাদা 21801.28 ओके 0.28 আর और হচ্ছে টোটাল ডেপ্ট হচ্ছে নিচে আছে দেখো বরোইংস ফিনান্সিয়াল লাইবিলিটিতে একটা আছে আর ফিনান্সিয়াল লাইবিলিটি কারেন্ট লাইবিলিটি আন্ডারে একটা আছে দুটো বরোইংস শর্ট টার্ম আর লং টার্ম शॉर्ट टर्म। तो टोटल लाइबिलिटीज 36757 सही तो? हाँ 36 টোটাল না টোটাল দুটো মিলিয়ে হচ্ছে 32683.52 কোথায় রে? দুটো মেলাতে হবে 30950.12 বরোইংস बोरोइंग ফিনান্সিয়াল লাইবিলিটি আন্ডারে আর ओके নিচে একটা যে কারেন্ট লাইবিলিটি আন্ডারে ফিনান্সিয়াল লাইবিলিটিস বরোইংস 1733.40 একটা লং টার্মে আছে। আচ্ছা কত পেলি? হ্যাঁ 1733.40। হ্যাঁ টোটাল হচ্ছে 32,683.52 33 32 32। আচ্ছা আমাকে বল অ্যামাউন্টটা কত বললি? 32,000 32,683.52 ओके। ये हमें क्या मिल गया? दैट इज लाइबिलिटी, इक्विटी एंड टोटल डेप्ट टोटल डेब्ट। ओके टोटल डेब्ट और इक्विटी कितना हो गया? 21,801.28 2180.28। तो डिवाइड कर दीजिए डेब्ट बाय इक्विटी 32,683.52 डिवाइडेड बाय 21,801 1.499 1.49 ये आ रहा है क्या? वन 1.49। अच्छा ये डेटा से अगर चेक कर तो 21,801 डिवाइडेड बाय टोटल भी देख लेते हैं एक बार लाइबिलिटी का, दैट इज 36,757। मतलब और भी जो भी लाइबिलिटी है सारा का सारा, फाइनेंशियल वगैरह सब, नॉन फाइनेंशियल वगैरह सब मिला के, ये भी एक बार देख के बताता हूँ मुझे। 36 এটা তো আসে না দাদা, নন ফাইনান্সিয়াল এটা তো আসে না। नहीं, मैं जस्ट सारा का सारा लेके एक बार टोटल में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ फाइनेंशियल में देखा, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इसको भी टोटल इक्विटी भी देखते हैं, टोटल लाइबिलिटीज भी देखते हैं। 21,801 डिवाइडेड बाई 36,757 दोनों करके एक बार मुझे बताना। 21,801 डिवाइडेड बाई 36,757। উল্টো টোটাল ডেপ্ট বাই টোটাল ইকুইটি সরি উল্টো করলাম না। তো দ্যাট ইজ 36,757 ডিভাইডেড বাই 21,801 1.68
1.686 1.686 दैट मींस हम लोग परसेंटेजे বলতে পারি 168 আর এটা কত বললি 1.49 তাই তো ইনটু 100 করলে কত হচ্ছে মানে 149 এভরি 1 টাকা ইকুইটি শেয়ারের জন্য 1.5 টাকা চোকাতে হবে যে কোনো শেয়ার মানে যারা কিনছে তাদেরকে, এতই ডেট কোম্পানির। এতটা ডেপ্ট আছে 1.49 দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি ওকে। তরুণ বাবু বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ অল্প অল্প বুঝলাম, এবার রিপিট করলে ভালো হয়। हाँ मैं बोल यार एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो हमें क्या सिखाता है, वैल्यू ऑफ 1 ऑन दिस रेशियो इंडिकेट्स इक्वल, दैट इज डेप्ट इक्विटी इक्वल है, एक से जितना ज्यादा होगा, ठीक है, अगर एक से ज्यादा होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो दैट मीन्स लोअर देन 1 होगा तो इट्स रिलेटिवली बिगर इक्विटी बेस, मतलब बिजनेस के पास इक्विटी कैपिटल ज्यादा है डेप्ट कम है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है दैट इज जैसे जेन इरिगेशन के केस में हम लोगों ने देखा था, जैन इरिगेशन के केस में हम लोगों का क्या रेशियो आया था 1.69, ठीक है, टोटल डेब्ट बाय टोटल इक्विटी करके हमें मिला था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जैन इरिगेशन का डेटा था, जैसे दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग का दोनों डेटा, एंड साथ में कंपनी का शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी फंड, ठीक है। तो ये 3 डेटा का यूज हम लोगों ने किया था और उसके बाद हमें क्या मिला था 1.69, दैट मीन्स कंपनी का जो टोटल डेप्ट है, ठीक है, ये एक से ज्यादा है, मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो, that means D by E equals to 1.69, ओके। इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया कि कंपनी का अगर 1 टका का डेब्ट चुकाने के लिए, मतलब जो भी कंपनी का शेयर खरीदेगा उसको उसके हिसाब से ज्यादा डेब्ट देना पड़ेगा, मतलब 50-50 तो नहीं है, डेब्ट का एरिया ज्यादा हायर है, सिंपल बात है, डेब्ट का एरिया ज्यादा हायर है कंपेयर टू इक्विटी, मतलब कंपनी इक्विटी बेसिस पे नहीं है, ठीक है। मोहितोस ने एक बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज किया था, मोहितोस लैंग्वेज को फिर से रिपीट कर सकता है एक बार। 1 টাকা ডেট চুকানোর জন্য আমাদের ওই আদানি পোর্টের জন্য 1.49 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি 1 টাকা डेब्ट চুকাবার জন্য মানে আমার লোন অ্যামাউন্ট 1 টাকা, वेरी वेरी गुड, मतलब मुझे लैंग्वेज बहुत पसंद आया। 1 रुपी मुझे पे करना है एक्चुअल डेब्ट, लेकिन उसके लिए मुझे विथ इंटरेस्ट 1 टका के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है 1.49 पैसा। लोन 1 टका का है बट मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 1 टका 49 पैसा, जो कंपनी के लिए, मतलब जो भी शेयर होल्डर है उसके लिए एक बार्डन बनेगा, सिंपल। दिस इज द करंट सिनेरियो। जैसे जेन इरिगेशन के केस में 1.69, 1 रुपीज लोन रीपे करने के लिए 1.69 रुपीज पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स कंपनी का रिस्क है, कंपनी हायर लेवरेज में जा रहा है, ठीक है। अब जो डेटा हम लोगों ने, हाँ बोलो। বলছি তাহলে তো কন্ডিশন ভালো না। नहीं ऑब्वियसली अगर तुम करंट फाइनेंशियल डेटा चेक करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, बट आपको तो सिर्फ जब देखो फंडामेंटल एनालिसिस नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में कंपनी का बिजनेस भी देखना चाहिए। देखो एक तरफ जैन इरिगेशन भी देख लो आप, ठीक है, आपके पास दोनों कंपनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, एक है आपके पास जैन इरिगेशन, दूसरा है आपके पास अदानी पोर्ट। अब बात को समझो, अदानी पोर्ट का फाइनेंशियल डेटा भी हम लोगों ने चेक किया और जैन इरिगेशन का भी फाइनेंशियल डेटा हम लोगों ने चेक किया। जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया जैन इरिगेशन और अदानी पोर्ट का फाइनेंशियल रिपोर्ट, कहाँ चला गया, ये वाला, ठीक है। हम लोगों ने अदानी पोर्ट का भी फाइनेंशियल डेटा चेक किया, ठीक है, इवन आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी डिटेल्स हर एक चीज मिल जाता है, ठीक है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर जाके भी। तो मैं बस करेंटली इतना कहना चाहता हूं कि जब आपके पास अदानी पोर्ट जैसा बिजनेस हो और जिसका 1.49 का इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो हो, ये पैरामीटर आपको नेगेटिव ही बता रहा है, और इवन मार्केट में जो भी सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर रहा है वो कंपनी का एवरीथिंग को नेगेटिव लेवल में ही बता रहा है कि कंपनी करेंटली कंडीशन में अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जो प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर उसके बारे में कोई भी नेगेटिव नहीं बता रहा है। आप लोग ये बात प्लीज ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट है उसके बारे में कोई Hello? कुछ, हाँ बोलो। এই কোম্পানি পার্সপেক্টিভটা ক্লিয়ার করার জন্য তো আবার মানে কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে রিড করতে एग्जैक्टली एग्जैक्टली कंपनी का फ्यूचर समझने के लिए आपको कंपनी का मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाँ आपके पास एक रिस्क तो ऑब्वियसली है कि बिजनेस प्रॉपर सिचुएशंस में नहीं है, मतलब अगर आप सिचुएशन देखो तो प्रॉपर नहीं है बिजनेस। देखो कोई भी बिजनेस जब स्टार्टिंग लेवल में होता है, जब ग्रोथ स्टेज में होता है तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा, ये ग्रोथ स्टेज में है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये करेंटली ग्रोथ स्टेज में है। मैं आपको अभी बताता हूं, देखो इसका ना अभी बिजनेस का ना स्टार्टिंग हुआ है, मैं आपको बोलता हूं कि ये बिजनेस बहुत दूर जाने वाला है,
इसमें मेरा पूरा भरोसा है, बिजनेस बहुत दूर जाने वाला है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता जाए तो। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बीच बीच में आएगा, बट मेरे को पूरा आई एम वेरी श्योर कि ये आगे जाने वाला कंपनी है, पीछे जाने वाला कंपनी मुझे नहीं लगता। बिकॉज करेंटली इसके पास जो इंडिया का प्रोस्पेक्ट है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस बिजनेस का प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टेज में है। मैं आपको एक छोटा सा डेटा चेक कराना चाहता हूं कि इंडिया का जो पोर्ट बिजनेस का जो करंट सिनेरियो जो इसके पास है, ठीक है, जिस तरह से वो एक एक करके अपना एक्विजिशन कर रहा है और जितना मरा हुआ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ये एक्वायर कर रहा है, मतलब जो पोर्ट एकदम खराब हालत में चला गया था, बिजनेस कुछ नहीं दे पा रहा था, जस्ट एक बार मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप मिले तो मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे सकता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, इतना बड़ा है ना, ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मतलब कर्सर में एक छोटा सा नीचे लाओ तो पूरा कहाँ से कहाँ चला जाता है। जस्ट ए सेकेंड। তো আপনার খোঁজার ফাঁকে একটা কথা আমার বলার ছিল। বলুন এটা বলুন। হচ্ছে এই যে আমরা এত কিছু জিনিস দেখছে, এই বিশেষ করে ডেট ইকুইটি রেশিও যেটা বললেন, তার সাথে আদানির এই যে প্রসপেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানে এটা তো সেই সবসময় মার্কশিট যে খুব ভালো হলে তার ক্যারিয়ার বিরাট কিছু হবে, ব্যাপারটা তো সেরকম। হ্যাঁ অবভিয়াসলি মার্কশিট মানে যে বিরাট বড় চাকরি পাবে, জীবনে বিরাট কিছু করে ফেলবে, ব্যাপারটা তো তা নয়। না, ব্যাপারটা তা নয়, এক্স্যাক্টলি। ইন্টারনাল পোটেনশিয়ালিটির তো ব্যাপার আছে। একটা মানুষের যে ব্যবসায়ী, তার ডায়নামিক্সে কতটা, তার ইন্টারনাল পোটেনশিয়ালিটি কতটা, তার উপর ডিপেন্ড করে না সে লোনটাও পেয়েছে, এক্স্যাক্টলি, বা লোন নেওয়ার সাহস দেখাতে পেরেছে। এক্স্যাক্টলি। সবাই তো এটুকু তো সত্যি যে ব্যাংকে টাকা মেরে দিয়ে গিয়ে ব্যবসা বিরাট করা যায় না, আমরা সামনেই সব দেখলাম। হ্যাঁ সে তো অবভিয়াসলি। এটা আপনি লোন পেয়েছে এবং লোন নিয়েছে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য, নিশ্চয়ই তার পোটেনশিয়ালিটি আছে, এই ভরসাও আমাদেরকে কিছু ক্ষেত্রে রাখা উচিত, নাকি পুরো থিওরি মেসে আমাদের পা ফেলা উচিত? नहीं ऑब्वियसली থিওরি বেসিস তো কখনোই না। तरुण बाबू का क्वेश्चन ज्योति समझने का कोशिश करना। तरुण बाबू का कहना बहुत सिंपल है कि कोई एक स्टूडेंट अगर अच्छा रिजल्ट करता है, मतलब उसका मार्कशीट बहुत अच्छा है, तो क्या स्टूडेंट आगे जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा? क्या ये पैरामीटर होना चाहिए? सिर्फ मार्कशीट गुड और बैड देख के क्या किसी स्टूडेंट का फ्यूचर हम लोग समझ सकते हैं? ये भी देखना जरूरी है कि स्टूडेंट्स के अंदर ग्रोथ करने का इच्छा है कि नहीं, मतलब करंट सिचुएशंस और उसका फ्यूचर सिचुएशंस वो भी देखना चाहिए कि हाँ करंट सिचुएशंस में भी समहाउ नेगेटिव हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस नेगेटिव होगा। इवन अगर हम लोग थोड़ा सा, जैसे कि तरुण बाबू मुझे बता रहा था और मुझे जो चाहिए था वो भी मुझे मिल गया, अगर आप थोड़ा सा इसका कैपेसिटी देखिए, ये अदानी का करंट ईस्ट कोस्ट कैपेसिटी है यानी ये वेस्ट कोस्ट का कैपेसिटी है। ठीक है, इंडिया का जो दोनों छोर है, एक ईस्ट कोस्ट और एक वेस्ट कोस्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि इसके पास करेंटली वेस्ट कोस्ट में 335 मिलियन मैट्रिक टन का वेस्ट कोस्ट में एंड 163 मिलियन मैट्रिक टन का ईस्ट कोस्ट में कैपेसिटी है, जो एनुअल लेवल में बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। एंड मुंद्रा दैट इज इन गुजरात, इसका लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक करके पोर्ट वो ले रहा है, और इंडिया का जो फ्यूचर है, दैट इज इंडिया का जो एक्सपोर्ट बेस है, जिसके ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा मैं सोच सकता हूं कि इंडिया अपना एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाएगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कि इंडिया अपना एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाएगा। बाकी आप लोग अपना अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, बट आई एम वेरी श्योर कि इंडिया का अपना एक्सपोर्ट बेस बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बेस जब जब बढ़ेगा उसमें अदानी उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। दिस इज माई व्यू अबाउट अदानी। फाइनेंशियल डेटा करेंटली नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि बिजनेस अभी ग्रोथ स्टेज में है, दैट इज द रीजन। बिजनेस अभी ग्रोथ स्टेज में है, अभी उसका रेवेन्यू या सेल क्रिएट होना चालू नहीं हुआ है। हाँ, अब कोई बोल सकते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस भी तो बहुत अच्छा कंपनी होके आया था, आप लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली विजय माल्या, उसका बिजनेस भी तो टॉप लेवल में चल रहा था, कौन सोचा था कि किंगफिशर एयरलाइंस जैसा बिजनेस ऐसा हालत में आएगा? लेकिन अदानी के लिए मुझे लगता है भी इसका टाइम बहुत बाकी है, ये मेरा मानना है। আচ্ছা, আর একটা বিষয় আমার জিজ্ঞাসা করছি, আমি যেহেতু ম্যানেজমেন্টে একেবারেই প্রথম পার্ট আমার এই বিষয়গুলোতে, একটা মানুষের কোম্পানি কেমন হতে পারে সেই মানে মালিক যিনি, তার ব্যক্তি জীবনের চলাফেরা, জীবনযাপন, তার ডিসিপ্লিন কতটা লাইফ, সেটাও কি কিছুটা রিফ্লেক্ট করে? মানে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে এই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এমন, তাহলে তার ব্যবসা কেমন হতে পারে? Obviously, हाँ, obviously, this is a very good point of view. तो तरुण बाबू, I am fully agree with you. Like विजय माल्या जैसा एटीट्यूड हो तो मे बी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फ्लैम्बर्ड एटीट्यूड है, और
मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, बट उस एटीट्यूड के साथ आगे क्या हुआ हम लोगों ने देखा। लेकिन না আমরা মুকেশ আম্বানি আর অনিল আম্বানি দুজনকে তো পাশাপাশি দেখলাম। মুকেশ আম্বানির ব্যক্তি জীবন যে ডিসিপ্লিন, সেটা অনিলের নয়, লাইফ লিড করেন, সেটা অনিল আম্বানির নয় অবভিয়াসলি। সেটা কি ব্যবসার ক্ষেত্রেও রিফ্লেক্ট করে অনেক সময়? আমার তো মনে হয় করে। আমি পার্সোনালি মনে করি कि मेरा पूरा मानना है कि एक इंसान का पर्सनल लाइफ और उसका बिजनेस लाइफ बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हो सकता, बिकॉज उसका पर्सनल डिसिप्लिन ही तो है जिसको एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनाते हैं। मतलब उसका घर में उसका सारा दिन का जो भी ड्यूटी है उसी के ऊपर बेस करके उसका बिजनेस का ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरा मानना है। बाकी सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तरुण बाबू के साथ इस मैटर में आई एम एग्री। अगर लॉन्ग टर्म में किसी को एस्टेब्लिश होना है तो उसका मतलब जो कैरेक्टर, उसका जो पर्सनल कैरेक्टर है वो बिजनेस के साथ भी वो कैरेक्टर जरूर दिखता होगा। एक क्रिकेटर के साथ भी हम लोग देखते हैं, ये इसका नाम बताइए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अपना फेमस जो अभी विकेट कीपर बैट्समैन है इंडिया का, वो क्या नाम है टेस्ट में, टेस्ट बैट्समैन विकेट कीपर में बहुत अच्छा कर रहा है, लड़का का नाम क्या है? ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत का नॉर्मल एटीट्यूड थोड़ा सा अटैकिंग लेवल का है, बट टेस्ट में अगर इंडिया को जीतना था या फिर मैच को सेव करना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ऋषभ पंत से उम्मीद ये नहीं था कि वो इस तरह का शॉट वैसा पोजीशंस में खेले। तो पॉइंट ये है कि ऋषभ पंत का नॉर्मल एटीट्यूड वैसा ही है। अब ये देखना पड़ेगा कि उस एटीट्यूड के साथ क्या वो वीरेंद्र सहवाग बन सकता है, वो भी थोड़ा चेक करना जरूरी है। ओके ठीक है, ये सब तो पॉइंट आएगा ही। आप एकदम सही बोल रहे हैं तरुण बाबू, आई एम फुल्ली एग्री। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों ने, हाँ बोलो सुमित बोलो। দাদা এটা মানে এগ্রি করা যায়, কিন্তু তারও আবার রিজন আছে, কিছু কিছু পয়েন্ট রয়েছে যেগুলোতে ডিসএগ্রিও করা যায়। কারণ হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত কারো জীবন বা সেটা তার ব্যক্তিগতই হয়, কিন্তু একটা কোম্পানি চালানোর জন্য সেটা কিন্তু শেয়ার হোল্ডারের থেকে পারমিশন নিতে হয়, প্লাস সেভিরও কিছু রুলস রেগুলেশন রয়েছে, প্লাস প্রমোটারেরও কিছু মানে রুলস আছে যেগুলো ওরা ব্রেক করতে পারে না, সে যতই হয়ে যাক। ना सुमित तू मैटर को उस लेवल पे मत सोच। तरुण बाबू का कहना वो नहीं था। तरुण बाबू कहना चाहते हैं कि तरुण बाबू का सवाल बहुत सिंपल है। तरुण बाबू का कहना है कि जो इंसान अपने पर्सनल लाइफ में रिस्क टेकर भी है, पर्सनल लाइफ में भी वो रिस्क टेकर है, और पर्सनल लाइफ उसका डिसिप्लिन है, ठीक है। मतलब एक बिजनेस के प्रति जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए ना, वो डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, अगर वो पर्सनल लाइफ में वैसा रखते हैं तो वो अपने बिजनेस को भी उसी तरह से मेंटेन करेगा, ये उम्मीद किया जा सकता है। मतलब आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा सक्सेसफुल दिखे। ग्रेट एग्जांपल इज विनोद कामली एंड सचिन तेंदुलकर। आई होप आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कामली। सचिन से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम से कारण ही, मतलब इसका जो डे टू डे लाइफ का कैरेक्टर था ना, उसके साथ ना विनोद कामली इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को बना नहीं पाया, जो सचिन तेंदुलकर कम टैलेंटेड होके भी कंपैरेटिवली अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया। यही मेन पॉइंट है तरुण बाबू का। तरुण बाबू আমি কি ঠিক বললাম? ঠিক, আমি এটাই বলছি। মানে এক্সেপশন থাকতে পারে, মানে এক্সেপশন ইজ নট অ্যান ইনস্ট্যান্স। এক্সেপশন অনেক কিছু আছে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু জেনারেলি আমরা দেখি আমাদের নিজেদের জীবনেও, আমি ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাজে কতটা ডেডিকেটেড তার উপরে না আমার সফলতা আসবে। হ্যাঁ, এটা আমার মনে হয় আর কি। ना एक्सेप्शन ऑब्वियसली सुमित डिसएग्री कर सकता है। सुमित मैं तेरे साथ अभी झगड़ा तो नहीं करूंगा, बट तरुण बाबू ঝগড়া না দাদা, আমি মনে হলো জাস্ট মানে नहीं एक्सेप्शन होता है। ক্ষেত্রে তো কিছু রুলস রেগুলেশন আছে না, রুলস রেগুলেশনের বিষয় এটা নয়, সবাইকে তো রুলস রেগুলেশনে পাস করে আসতেই হবে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। আমাদের ধরুন রাহুল দ্রাবিড়কে আমরা দেখলাম, সে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তার খেলার প্রতিও সে ততটাই ডেডিকেটেড। সচিন তেন্ডুলকরকেও দেখলাম, আমরা দেখলাম, এগুলো আমরা চোখের সামনে দেখা। একজন ব্যবসায়ী হিসাবে রতন টাটা, আরো অনেক আছে, রতন টাটা হোক, মুকেশ আম্বানি হোক, তারা তাদের কাজের প্রতি ব্যক্তিগত জীবনের মতো খুবই ডিসিপ্লিন। আমি এইটুকুই জানতে চাইছি যে একটা ব্যবসা যে করতে যাচ্ছে, যার উপর আমরা টাকা ঢালতে যাচ্ছি, আমাদের তো এত কিছু দেখতে হবে, যে কারণে তো এই ক্লাসগুলো, যেখানে আমি আমার কষ্টে অর্জিত টাকাটা ঢালবো তার আগে আমার চেক করে নেবো। আমি এই ব্যক্তিটি যাকে ভরসা করে ওই কোম্পানিতে আমি টাকাটা ঢালছি, সেই মানুষটিও কেমন, আমরা কি একে দেখবো?
এটাই আমার প্রশ্ন। नहीं, obviously that exactly, and this point is actually management perspective, and this is also fundamental analysis. दिस इज दो कॉन्सेप्ट होता है, एक क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव एंड एक क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। हम लोग का क्लास ज्यादा फोकस होता है क्वांटिटी पे, दैट इज फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस पे, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट किए थे, सभी को याद होगा, हम लोग सबसे पहले क्वालिटी में ही पहले बात किए थे, एंड उसके बाद ही हम लोग क्वांटिटी पे आए। अगर किसी को भी याद है, ज्योति, प्रिया, किसी को जरूर याद होगा कि हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में ही बात की है। शंकर जी, अगर इस याद है आप लोगों को, जो भी स्टार्टिंग ऑफ फंडामेंटल्स में थे, कंपनी का क्वालिटी इज सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है मैं बता दूं, इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेब्ट टू एसेट रेशियो, दिस इज अनदर वाइटल पॉइंट, ठीक है। दिस रेशियो हेल्प अस अंडरस्टैंड द एसेट फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी। इट कन्वेज टू अस हाउ मच ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू डेब्ट कैपिटल, कितना डेब्ट कैपिटल के थ्रू से बिजनेस मार्केट में ले रहा है, मतलब कितना, बेसिकली डेब्ट कैपिटल इन द सेंस लोन कैपिटल, ठीक है। आप मार्केट से लोन लेते हो और उसके बेसिस में अपने बिजनेस में एसेट को फाइनेंस करते हो, सिंपल, ठीक है। आपका फॉर्मूला है टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट्स, फॉर्मूला एकदम सिंपल है आपका, टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट्स। मोहितोष, रोशनी, प्रिया, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करना, टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट ढूंढना है हमें, मिल रहा है क्या? देखिए ना, टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट्स, ये जैन इरिगेशन का पहले देख लेते हैं। जैन इरिगेशन के केस में टोटल डेब्ट इज 3686.578 करोड़, ये तो हम लोग 2 मिनट पहले ही देख के आए, और एसेट्स जो है दैट इज टोटल एसेट्स 8204.447 करोड़, कहां से मिलेगा? यहीं से दिख रहा है, देखिए एसेट्स का डेटा, कंपनी का एसेट का डेटा हम लोग यहां से देख सकते हैं, यू कैन चेक इट हियर, लुक दिस टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, दोनों एसेट्स मिला के, ठीक है। आप बस ये डेटा, फाइनल डेटा देखिए, 82,044 मिलियन का डेटा है, और वहां पर इसको हम लोग अगर आप कन्वर्ट करते हैं करोड़ में तो 8,204 करोड़ का होता है। और टोटल डेब्ट हम लोगों ने जस्ट चेक करके आए, टोटल डेब्ट, दिस इज टोटल डेब्ट ऑफ द कंपनी, टोटल डेब्ट 3686, टोटल डेब्ट 1497 एंड 2188, जस्ट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में ही सॉल्व करके आया था, है ना रोशनी? सही बोल रहा हूं ना मैं? है दादा। ओके, नाउ डेब्ट बाय टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट, टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट करने से क्या मिलता है? टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट करने से हमें मिल जाता है 0.449 फॉर जेन इरिगेशन, दैट इज 0.449, हम लोग इसको 45% बोल सकते हैं क्या मोहितोष? 0.449 को 45% बोल सकते हैं ना सुमित? है दादा। Okay, this means roughly about 45% of the assets held by Gen Irrigation is financed through debt capital. That means business के पास जितना capital है, ठीक है, बिजनेस के पास जितना एसेट्स है, सॉरी, बिजनेस के पास जितना एसेट्स है उसका 45% एसेट बिजनेस डेब्ट मतलब लोन के थ्रू से या क्रेडिटर के थ्रू से लिया है, मतलब अभी इसका बाकी है पैसा देना। कैपिटल और क्रेडिटर्स मतलब पेमेंट करना बाकी है, मतलब टोटल एसेट अगर 100% है, 100% में से 45% एसेट्स लोन का है या क्रेडिट में लिया हुआ है, और बाकी 55% एसेट्स आपका फाइनेंस्ड बाय ओनर्स, जो ओनर का अपने पैसे से बना हुआ है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों के लिए। शंकर जी का आवाज नहीं आ रहा है, शंकर जी समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिएगा थोड़ा। Okay. Needless to say, higher the percentage, the more concerned the investor should be. जितना ज्यादा परसेंटेज होगा, क्या चीज? डेब्ट टू एसेट रेशियो, ये 45 से अगर 50 हो जाए या 55 हो जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता तो है, बिकॉज आपके लिए हाई रिस्क है, एज इट इंडिकेट्स हायर लेवरेज एंड रिस्क, ये आपके लिए हाई लेवरेज लाएगा और हाई रिस्क लाएगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट टोटल डेब्ट बाय एसेट्स आप अदानी के लिए चेक कर सकते हैं। टोटल डेब्ट आपको पता है और टोटल एसेट्स भी आप देख लो एक बार, अदानी का टोटल डेब्ट और एसेट्स एक बार देख लो। मोहितोष जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मेरा आंख धुंधला जाता है, इसलिए मैं तेरा हेल्प लेता हूँ। 312 पेज नंबर 38 চলে আসছে দাদা, একটু পরে, একটু পরে, ये वाला, ये तो इनकम है, मुझे बैलेंस शीट चाहिए। একটু পরে, यस टोटल एसेट्स কোথায় গেল?
दिस वन 58,558 सही तो हाँ 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 58,558 करोड़ का है, सिर्फ करोड़ में है सर, कोई मिलियंस का नहीं है यहाँ पर। 58,580 करोड़ का 2021 का एसेट्स है, और 2021 का क्या चाहिए हमें, टोटल डेब्ट, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डेब्ट। टोटल डेब्ट 30,950 एंड 1733, यही है ना दो डेटा। कितना हुआ तेरा कैलकुलेशन बता, टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट्स कितना परसेंटेज हो रहा है बताइएगा सर। प्रिया, ज्योति, आप लोग भी कैलकुलेट। हाँ 0.558 0.558 0.54 আসছে তো। ओके ठीक है, नो इशू। 55% है ना, चलेगा। समझिए, बैटर को समझिए। देखिए कंसर्न है कि नहीं है करेंट डेटा। हेलो, करेंट डेटा कंसर्न है ना विक्रांत। यस सर। इसका मतलब बिजनेस, अदानी का बिजनेस के केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये चीज पूरा क्लियर कट देख पा रहे हैं कि अदानी पोर्ट का, ठीक है, अदानी पोर्ट का जो टोटल एसेट्स है उसका 55% एसेट्स लोन का है। यस ना, है दादा। 55% एसेट इज लोन, मतलब थ्रू लोन, एंड बाकी 40 मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ जैन इरिगेशन है ना, जैन इरिगेशन का जस्ट ऑपोजिट हुआ यहाँ पर, ठीक है। 55% थ्रू ओनर्स इसका यहाँ पर है, और वहां पर हमारा अदानी का केस में हुआ कि 55% लोन का है, ठीक है, 55% लोन का है और 45% उसका ओनर के थ्रू से है, ठीक है। तो मतलब चिंता ऑब्वियसली है, 50% से ज्यादा अगर दूसरे का है तो फिर मुश्किल है, मतलब लोन का है, मतलब ये चिंता है। लेकिन ग्रोथ है इसलिए चिंता थोड़ा कम होता है, वही बैलेंस कर रहा है, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही इमेंस है, इमेंस ग्रोथ है कंपनी का। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो एंड द लास्ट रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवरेज रेशियो का बड़ा ही सिंपल है। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो इज द प्रीवियस चैप्टर व्हेन यू डिस्कस अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में भी हम लोगों ने देखा था। द फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट द एसेट्स आर सपोर्टेड बाय इक्विटी। आपका एसेट इक्विटी से के थ्रू से कितना सपोर्ट मिलता है, आपके बिजनेस का जो एसेट्स है उसको इक्विटी के थ्रू से कितना सपोर्ट मिलता है। सिंपल बात, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एवरेज टोटल एसेट करना पड़ेगा। एवरेज टोटल एसेट कैसे मिलता है, लास्ट 2 साल का लेना पड़ता है। दैट मींस 21 का कैलकुलेट के टाइम पे आप 2021 दोनों मिला के डिवाइडेड बाय 2 करो। इस प्रीवियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टाइम पे भी हम लोगों ने किया था, 20 + 21 का एसेट लो डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, तो आपको मिलेगा, ठीक है। और टोटल इक्विटी भी सेम, प्रीवियस 2 साल का इक्विटी लेके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो एवरेज करना पड़ता है फाइनेंशियल लेवरेज को, ठीक है। ये प्रैक्टिस है एवरेज को एवरेज करने का, ठीक है। तो हम लोग जैन से देख लेते हैं, जैन इरिगेशन का देख लेते हैं। जैन इरिगेशन के बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज टोटल एसेट हम लोगों ने अभी देखा 8012, अच्छा देखा नहीं, अभी देख लेते हैं। और एवरेज टोटल इक्विटी इज 2171.755, दोनों देखा नहीं पर देख लेते हैं। कहाँ देखेंगे, यहाँ पर जाना पड़ेगा। दोनों को टोटल करके, ये सब मिलियन में है, आप करोड़ में ट्रांसफर कर सकते हो, ये दोनों को करोड़ में ट्रांसफर करके आप डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, ये एवरेज टोटल एसेट देगा आपको। मतलब 8204 और 7820 आप दोनों कीजिए, 8204 करोड़ प्लस 7820, ठीक है। आप दोनों को टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, 8204 करोड़ और 7820 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है मुझे बोलिएगा। एवरेज टोटल एसेट कोई तो बताओ, मिलियन का डेटा है 012 8012, और एक डेटा चाहिए सर, दैट इज हमें चाहिए ये वाला शेयर होल्डर्स का, ठीक है, शेयर होल्डर्स का चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड का एवरेज चाहिए। तो उसके लिए हमें ये वाला दोनों डेटा चाहिए, दिस टू, ये वाला दोनों 21755 एंड 21679 दोनों डिवाइडेड बाय 2। सर ये मिलियन में है, आप इसको 2175 और 2169 कर दो, 2175 करोड़ प्लस 2167 करोड़ डिवाइडेड बाय 2, 2171। चलिए देख लेते हैं मैच किया कि नहीं किया। फाइनेंशियल लेवरेज देख लीजिए,
आया ना, डेटा मैच कर गया ना, जो भी हम लोग कैलकुलेट किए। एवरेज करना पड़ता है दोनों ईयर का। विक्रांत मैच किया? यस सर। तो अल्टीमेटली 3.68 आता है, दैट इज एवरेज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है कि ये सिंपल पता चलता है कि हमारे बिजनेस में जो 3.68 है ये हमें क्या बताता है। व्हाट इज दिस 3.68 का मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जैन इरिगेशन का जो सपोर्ट्स है 3.68 यूनिट्स ऑफ एसेट्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ इक्विटी। एक एक इक्विटी यूनिट के पीछे, ठीक है, 3.68 यूनिट का एसेट को सपोर्ट मिलता है। हायर द नंबर हायर द कंपनीज लिवरेज। अगर एक यूनिट के पीछे, एक इक्विटी के पीछे और यूनिट ज्यादा एसेट, अगर 4 यूनिट ऑफ एसेट्स अगर सपोर्ट मिलता तो और ज्यादा लिवरेज है। एंड द मोर केयरफुल द इन्वेस्टर नीड्स टू बी। मतलब ये वाला रेशियो, मतलब पर यूनिट इक्विटी के ऊपर डिपेंड करके अगर एसेट का सपोर्ट और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिंपल बात है, एक के बदले 1 यूनिट ऑफ इक्विटी कितना एसेट को सपोर्ट देता है। 3.68 यूनिट को सपोर्ट देना एक यूनिट के लिए चिंता विषय जरूर है। ये जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा चिंता का विषय होता है कि पर यूनिट इक्विटी कि कंपनी का कितना ज्यादा एसेट को सपोर्ट करता है। इक्विटी मतलब कौन? इक्विटी मतलब कंपनी का ट्रू ओनर, ट्रू शेयर होल्डर, ठीक है। अब आप अगर एक यूनिट होल्ड करते हो कंपनी का शेयर, उसके बेसिस में आपके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का कितना यूनिट एसेट्स डिपेंड करता है। दिस इज सिंपल एसेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज एवरेज, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो बेसिकली। दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेशियो है कि अगर बिजनेस का इक्विटी के बेसिस पे कंपनी का एसेट को कितना सपोर्ट मिलता है। इंडिकेशन टू व्हाट एक्सटेंट द एसेट्स आर सपोर्टेड बाय इक्विटी। अदानी का कोशिश करेंगे? हेलो, अदानी का ट्राई कीजिएगा, कीजिए। क्या चाहिए हमें? एवरेज टोटल एसेट्स। আদানি গ্যাসটা একবার দেখুন না। হ্যাঁ বলুন। আদানি গ্যাস। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ওটা ব্যালেন্স শিটটা আমি আপনাকে একটা কাজ করছি, আপাতত এটা ক্যালকুলেট করে নি, এখন আবার অ্যানুয়াল রিপোর্ট বের করতে হবে, তবে বার করতে পারবো। আপাতত পোর্টটা দেখে নি, আমরা আদানি গ্যাসটা গ্রুপে ডিসকাস করে নেব, ঠিক আছে। সবাইকেই বলছি আদানি গ্যাস তরুণ বাবুর দরকার আছে, একটু আদানি গ্যাসের ব্যাপারটা একটু সবাই যাতে ক্যালকুলেট করে গ্রুপে বলে, ঠিক আছে। নাহলে আমি দেখবো, একবার ট্রাই করব। আপাতত এটা চেক করে নি তরুণ বাবু একটু, নাহলে আবার অ্যানুয়াল রিপোর্ট বের করতে হবে, ব্যালেন্স শিট খুঁজতে হবে, অনেক সময় লাগবে। ओके ওকে ওকে। क्या चाहिए मोहितो हमें? टोटल एवरेज टोटल एसेट एंड एवरेज एसेट्स एंड इक्विटी। एवरेज टोटल एसेट्स चाहिए, तो यहां से मिल जाएगा। ये एसेट्स है, टोटल एसेट्स का डेटा 58,558.33 एंड 51,812.64 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 55185.485 55,185.485 ओके 55,185.48, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा एसेट्स। और क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी, एवरेज इक्विटी चाहिए। सिर्फ इक्विटी वाला पार्ट देखना पड़ेगा, सिर्फ इक्विटी वाला पार्ट, नॉट द टोटल लायबिलिटी, दैट इज दिस वन। टोटल इक्विटी देखिए, हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी के जस्ट इक्विटी पार्ट 21,801 and 19,865 divided by 2, 20833.225 20833.225 ओके 20833.22, ठीक है। करके बता कितना हो रहा है? 2.681 2.681 2.61 2.68 ओके 2.68 दैट बी बेटर देन ये अपना जैन इरिगेशन से बेहतर है, जैन इरिगेशन से बेहतर है। मतलब पर यूनिट इक्विटी 2.68 यूनिट एसेट्स को सपोर्ट दे रहा है। पर यूनिट इक्विटी 1 यूनिट इक्विटी 2.68 यूनिट इस एसेट को सपोर्ट दे रहा है अदानी पोर्ट के केस में।
यहाँ पर तो 3.68 है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज है माना जाएगा। मतलब रिस्क तो है, ऑब्वियसली रिस्क है, ठीक है, जितना लोअर होगा उतना अच्छा है। आप कोई भी बेहतर कंपनी चूज करके भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लाइक आप आईटीसी चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप रिलायंस चेक कर सकते हैं। रिलायंस भी डेब्ट, बहुत ही डेब्ट फ्री कंपनी है रिलायंस, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, आप रिलायंस चेक कर सकते हैं। ये सब कंपनी का रिस्क बहुत ही कम है, आप चेक कीजिए और मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ आया होगा कि जो भी चर्चा हम लोग आज किए, इट्स अ कंप्लीट लिवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने अदानी को भी देखा। আরে দাদা हाँ बोलो। বলছি এইটা লাস্টে যেটা বললে এইটার সাথে তাহলে বিটার ডিফারেন্সটা কি? এটাও बीटा তো इज তোমার লিভারেজ बीटा ডিনোট করে। बीटा बीटा इज अ रिस्क फैक्टर, बीटा इज अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। बीटा के ऊपर डिपेंड करके ऑब्वियसली बीटा बीटा लिवरेज को ही बताता है, ठीक है, बीटा लिवरेज को ही बताता है, बट बीटा के ऊपर डिपेंड करके जिसका बीटा हाई होता है, जरूरी नहीं कि वो कंपनी खराब है, ठीक है, बट हाई लिवरेज को डिनोट करने के लिए बीटा देखा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने बीटा के बारे में बात किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट दिन अगर तू बोलेगा तो मैं फिर से बीटा एक बार समझा दूंगा। ऐसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बीटा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई करते थे। না বিটাটা तो জানি আমি, কিন্তু আমি জাস্ট এটাই জিজ্ঞাসা করছি যে বিটাও তো তোমার লিভারেজটাই ডিনোট করে, কিন্তু এটা আলাদা আলাদা যখন আমি বার করলাম মানে আমার ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে, যে মানে একটা স্টকের डिफरेंस, উপর দুটোর बीटा ইম্প্যাক্টটা কি बीटा হচ্ছে? बीटा एक ओवरऑल रिस्क फैक्टर को बताता है, ठीक है, उसका पैरामीटर अलग है थोड़ा सा, ठीक है। और हम लोग करेंटली जो रिस्क फैक्टर देख रहे, रेशियो देख रहे हैं, ये है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज दिस इज अ फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर है वो करेंटली क्या सिचुएशंस में है, ठीक है। बीटा इज कनेक्टेड विद दिस, बट दिस इज इंडिविजुअल चेकिंग, मतलब आप यहाँ पर एक एक अलग अलग करके चेक कर रहे हो। आप फाइनेंशियल लिवरेज देख रहे हो, आप डेब्ट एसेट रेशियो चेक कर रहे हो, आप यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर रहे हो। इट्स अ कंप्लीट फाइनेंशियल लेवरेज का एरिया, ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड लिवरेज रेशियोज, ठीक है। बीटा ओवरऑल रिस्क फैक्टर के बारे में बताते हैं। मैं नेक्स्ट दिन जब बीटा बताऊंगा ना, थोड़ा सा तू पूछा है तो मैं नेक्स्ट दिन जरूर बीटा को एक बार चर्चा में लाऊंगा। मैं ऐसे तो एक सेकंड में बोलना मुश्किल है बीटा का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं नेक्स्ट दिन थोड़ा सा बीटा के बारे में बता दूंगा, क्योंकि तेरे मन में सवाल जब आया है तो बताना तो पड़ेगा। बट अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, बीटा इज रिस्क फैक्टर एंड लिवरेज इज द रिस्क। लेकिन कंपनी का क्या सिचुएशन अलग अलग लेवल में हम लोग सोच सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डन, लिवरेज रेशियो डन। नेक्स्ट दिन हम लोग वैल्यूएशन रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, आई होप कि सबको समझ आया होगा। प्रिया, ज्योति, शंकर जी, विक्रांत, बोलिएगा, Yes, sir. बोलिए शंकर जी, कुछ पूछ रहे थे। ओके, ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। और होमवर्क के तौर पे अदानी गैस, तरुण बाबू का रिक्वेस्ट है, तो मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, मोहितोष, प्रिया, ज्योति, रोशनी, आप लोग अदानी गैस पे सिमिलर जो भी डेटा आज हम लोग कैलकुलेट करना सीखे, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी, ठीक है, मतलब प्रीवियस जो क्लासेस था ये सारा का सारा डेटा का आप लोग अदानी गैस का, सुमित को भी बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर उसको कैलकुलेट करके ग्रुप में दीजिएगा। ओके, ये होगा होमवर्क, क्योंकि अदानी तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर ही लिया, तो आप लोग अदानी गैस का भी करके बताइए, तरुण बाबू को नीड है तो फिर काम भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके, फिर आज इतना ही, फिर बाय, फिर सबको टाटा। Okay, it's a very encouraging and Bye, sir. enthusiastic class. Thank you. হ্যাঁ, Bye, sir. কি বললেন বুঝতে পারলাম না তরুণ বাবু। Yes, sir. It's a very encouraging class. ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সবার জন্যই এনকারেজিং, আমি তো একা এনকারেজ করি না, সবার এনকারেজিং এনকারেজ হয়। না, জীবনে তো কিছু ঝুঁকি নিতেই হয়, এইবারে বুঝে সুঝে ঝুঁকি নিলে বিপদের আশঙ্কাটা কম থাকে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি 100%, ইকুইটি মার্কেট মানেই তো ঝুঁকির জায়গা। হ্যাঁ এটা তো 100%। ঝুঁকি তো থাকবে, কিন্তু ক্যালকুলেটিভ রিস্ক নিলে রিস্কটা মানে বহন করতে লস কম সুবিধা হওয়ার হয়, ভয় থাকে। ভয়টা থাকে। ঠিক আছে, আপনাকে পরে কথা বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, গুড নাইট। গুড নাইট। ওকে, গুড নাইট, গুড নাইট। Good night, দাদা।
गुड नाइट।